अस्सलामुअलैकुम। मॉर्निंग डिलाइट में मैं हूं आपकी होस्ट अनम सूर्या। मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूं। तो जनाब, आज कैसी लग रही हूं मैं? लग रही हूँ ना बिल्कुल चेंज। तो इसका क्रेडिट किसको जाता है मैं वो भी बताऊंगी। आज मुझे सचमुच एंकर वाली फीलिंग्स आ रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। और जो हमारे जो गेस्ट है जिनका मैंने ये जो ड्रेस वेयर किया है, जो आज मेरा लुक बिल्कुल चेंज है, उनसे इंट्रो करवाएंगे। लेकिन इससे पहले जो हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं एक अच्छी बात के साथ, तो पहले हम एक अच्छी बात कहेंगे, इसके बाद हम हमारे गेस्ट की तरफ चलेंगे। और जनाब, तमाम देखने और सुनने वालों को जीशान अजहर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर जो जो लोग हमारे शो के साथ जुड़ते हैं सुबह के 10 बजे, उनको खुश आमदेद कहेंगे। और ये जी, पाकिस्तान का सलाम आपके नाम, क्योंकि आप हैं तो पाकिस्तान है। यानी पाकिस्तान में मुल्क से दूर रहकर पाकिस्तानी होने का सबूत देना, यह खुद में एक बहुत बड़ी मिसाल है। और इसी के साथ साथ कि कुछ बच्चे वो होते हैं जो कि अपना ही घर बनाने के लिए अपने ही घर से दूर जाते हैं, और कुछ लोग वो होते हैं जिनको सालों गुजर जाते हैं इस उम्मीद पर कि ये साल तो अच्छा आएगा और मैं घर वापस लौटूंगा, और उसमें कितनी चीज़ें वो खो देते हैं। अगर बच्चे छोटे हैं तो 1 साल का बच्चा है तो 6 साल का हो जाता है, कुर्बत ख़त्म हो जाती है। लेकिन फिर भी वालिद, भाई या बेटा कुर्बानी देता है इस चीज़ की कि वो अपना टाइम स्पेंड कर रहा होता है अपनी फैमिली के बगैर। और फिर ये वापस जब वो लौटते हैं तो फिर उनके हाथ में कुछ नहीं आता, ना रिश्ते आते हैं, ना वक्त आता है, ना लोग आते हैं, और ना वो वक्त में जो गुजरा हुआ पल उनके हाथ आता है। क्योंकि जब वो वापस लौटते हैं तो चीज़ें मुख्तलिफ हो जाती हैं, मुख्तलिफ सोचें आ जाती हैं, मुख्तलिफ सिमत ने एक करवट ले ली होती है, और इसी के साथ साथ ज़िंदगी का कारवां आगे बढ़ना शुरू होता है। इसी के साथ एक अच्छी सी बात, और अच्छी सी बात के बाद जब हम अपने गेस्ट की तरफ जाएंगे तो बिल्कुल मैं भी गेस्ट के लिए कहूँगा कि इनका एक जोड़ा मैंने भी पहना था, बड़ा खूबसूरत अंदाज में उन्होंने डिज़ाइन किया। उसके बाद उन्होंने कहा मुझे ड्रेसेस नहीं दिए, पता नहीं क्यों नहीं दिए, ये मैं पूछूंगा। लेकिन उससे पहले अच्छी सी बात यह कि किसी की महल में आप गुलामी करने से बेहतर है कि अपनी झोंपड़ी के मालिक बनकर रहें। और कहते हैं कि जो अपनी झोंपड़ी का सुख है ना, वो किसी के महल में नहीं आता। क्योंकि जब आप महल में बैठते हैं, जब आप महल में बात करते हैं, तो आप एक गुलाम बनते हैं। यानी फ़र्ज़ करें मैं अनम की बात करूं क्योंकि को होस्ट हैं, तो अनम के महल में जब मैं जाऊंगा तो मुझे अनम की माननी पड़ेगी। लेकिन अपनी झोंपड़ी या अपने टेंट का मालिक मैं खुद होऊंगा कि जिस वक्त मुझे सोना है मैं सोऊंगा, जिस वक्त मुझे उठना है मैं उठूंगा। तो हमेशा याद रखें कि चादर उतनी हो जितनी आप पाँव फैला सकें, यानी जितनी चादर उतने पाँव फैलाएं, क्योंकि जैसे ही पाँव बाहर निकलेगा या तो वो कट जाएगा या वो बिखर जाएगा। और इसी के साथ अब अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। काफ़ी अच्छी अच्छी बातें हो गई, वैसे आई होप अनम आपको बात अच्छी लगी होगी। और जी, इसी के साथ अनम अब इंट्रोडक्शन करवाएंगे हमारे गेस्ट का। तो अनम, वैसे वाकई में कॉम्प्लीमेंट मुझे भी देना कि अनम आज बहुत प्यारी लग रही हैं। ना सिर्फ प्यारी लग रही हैं बल्कि आज एक मॉडल लुक आ रही है। अच्छा, इस मॉडल लुक के पीछे भी मैं आपको बताऊं कि इनके डिज़ाइनर का ही हाथ है कि उन्होंने कहा कि इस तरीके से इसको लेआउट करें, इसको आप जो है वो इस तरीके से मेकअप वेयर करें, आप इस तरीके से दुपट्टे को वेयर करें तो आप क्या लगेंगी। तो क्या बात है उनकी। जी, तो क्या नाम है इनका? जी माशाल्लाह, वो किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है, जानी मानी हस्ती है, हर जगह से वो गुजरे हैं, चेहरा भी जाना पहचाना है। तो जो मेरे डिज़ाइनर हैं, अब मैं इंशाल्लाह उनके ही ड्रेसेस वेयर करने वाली हूँ आगे भी। तो मरजान साहब डिज़ाइनर हैं, इंटीरियर डेकोरेटर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम मरजान, कैसे हैं आप? माशाल्लाह माशाल्लाह। आप ये बताएं आपका ड्रेस मुझ पे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तुमने इसमें वाकई में 4 चांद लगा दिए। और जिस तरह से कैरी करना है, ड्रेस अच्छा बनाना महारत नहीं है, उसको कैरी करना भी एक महारत है। जबरदस्त जबरदस्त। और जी, मरजान के साथ साथ मैं ये बताते चलूं कि मेल पे भी डिजाइन कर रहे होता है, फीमेल पे भी डिजाइन कर रहे होता है। मेल के क्यों नहीं बनाते ज्यादा? यार मेल का अब स्टार्ट लिया है, अब स्टार्ट मतलब श्रिंक बच्चों पे क्यों बनाते हो? मोटे ताजे लोग भी होते हैं जिंदगी में, क्या मतलब? नहीं तो बस अभी तो आप हम कट्स ऐसे देते हैं ना, कट्स तो ऐसे देंगे। अनम की जब मैंने तस्वीर देखी थी मुझे अच्छा खासी बल्कि लग रही थी। हाँ। और मैंने कल आपसे फोन पे कहा भी जी। था कि आप मुझे थोड़ा सा, इन्होंने कहा नहीं मरजान मैं स्क्रीन पर आ रही हूँ, मैं नॉर्मल हूँ, मुझे 0 साइज भी आ जाएगा। लेकिन बहरहाल मैं लेकर आया और मेरा परफेक्ट साइज, मेरा अंदाज़ा गलत निकला। 18 साल का एक्सपीरियंस मेरा आज गलत हो गया कि वाकई में स्क्रीन पे बाज लोग थोड़े बल्कि आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और अच्छा, मरजान के लिए मैं बताऊं कि मरजान में लास्ट रहमत सहर में मुलाकात हुई थी, सेल्फ ट्रांसमिशन जो मैंने यहाँ की थी, ऐसे ही था मरजान, आप उसी में आए थे। तो उसके बाद मरजान से जो सिलसिला जुड़ा वो बहुत अच्छा रहा। और साथ साथ मैं ये जरूर कहूँगा मरजान के लिए कि मरजान ने मुझे बैठे हुए एक बात बोली थी। मैं ज़ीशान पूरे जब ड्रेसेस की बात हो रही थी कि मैंने आपको ड्रेसेस देने हैं, तो उस वक्त मैं नोट कर रहा था कि ज़ीशान के हाथ बड़े लंबे हैं। ये बात मैं कल से सुन रही हूँ वाकई कि इसके हाथ बहुत लंबे, कानून के बाद जो है ज़ीशान के हाथ लंबे हैं।
तो मरजान ने मुझे कहा कि सर बॉडी फिट आ जाएगी, मसले नहीं, हाथ बहुत लंबा है। नहीं, आपके साथ बताए क्या, एक हाइट आपकी बहुत अच्छी है, फिजिक्स भी हाँ। आपका बहुत बेहतरीन है, जबरदस्त आइडियल फिगर है, हाँ। बॉडी आपकी है वो आपका एक्स्ट्रा लार्ज साइज में आएगा, लार्ज नहीं आएगा, सही, ठीक है ना, क्योंकि 27 इंच की आपकी स्लीव्स नहीं। हैं तो वो एक्स्ट्रा लार्ज में वो कहलाती यहाँ है। से खुल जाता है फिर। हाँ, फिर वो साइड से खुल जाता है, यानी आपका रेडीमेड है ना थोड़ा मुश्किल से बहुत मिलेगा, मुश्किल से मिलता है। ठीक है ना। अब मैं लार्ज लेकर आ रहा हूँ तो वो आपको आर्म होल से फिट हो रहा है, और मैं एक्स्ट्रा लार्ज ला रहा हूँ तो वो चेस्ट से लूज हो और रहा है। फिर आप हम दोनों एक साथ ही चले जाएंगे, हाँ, दोनों तो एक बार एक वो साइड से इनका यही एक सूरत हाल है, एक्स्ट्रा लार्ज दिया जाएगा और पीछे से वो हल्का सा पिन करके पिन बिठा दिया जाए तो वो कोई इशू नहीं है। अच्छा, लेकिन बच्चन मैंने आज देखा अनम एक चीज़ कि मैंने पीटीवी ट्रांसलेशन देखी सर, लेकिन जब डिज़ाइनर खुद साथ बैठता है उसके जहन में क्या होता है, किस तरीके से उसको पोर्ट्रे करना है ना चीज़ों को, तो उससे चीज़ें बहुत निखर के आती है। जैसे अनम ने आपने बताया कि इस तरीके से चीज़ों को लेकर चलो, तो मैं ये वाकई में आपको साथ होना ज़रूरी होता जी है। जी ज़रूरी है। अभी मैं बताऊं, शायद अनम भी इस चीज़ का इत्तेफाक करेंगे, अनम पूरी तरह से तैयार हुई, बहुत खूबसूरत मेकअप और ये सारी चीज़ें वगैरह ज़बरदस्त रहा। इन्होंने दुपट्टा ओढ़ा वो आंटियों की तरह ना, तो मैंने कहा नहीं गलत करो, उसको स्कार्फ की तरह से लो, एक साइड पे पड़ा हुआ, क्योंकि ये मेरे बाहर के लिए ड्रेस बने तो मैंने इनके साथ दुपट्टे रखे ही नहीं थे। सही, तो फिर वो जो मैं स्कार्फ कल लेकर आया वो मैंने डाला, वो देखें उससे स्कार्फ डालते के साथ एकदम लुक आपकी एज कम आने लगी, और आप उस तरह से डाल रही थी साइड पर, जी। उससे एक एज का बिल्कुल, इम्पैक्ट आ रहा था। बिल्कुल। अब कल इंशाल्लाह हम आपको जो शेरवानी कॉलर वाला देंगे उसमें दुपट्टे की ज़रूरत ही नहीं है, कॉलर है उसमें ना, तो वो बगैर दुपट्टे ही बहुत स्मार्ट लगेगा। तो उस फ़र्क पड़ता है, आपका स्टाइल आप किस तरह से कैरी कर रहे हैं वो स्क्रीन पे अलग ही आता है। अच्छा बच्चन एक चीज़ मैं यहाँ पे बताऊंगा, अनम ने ना जब हमने ये शो स्टार्ट किया था काफ़ी ड्रेसेस के साथ वाकई में दुपट्टा नहीं जाता, ठीक है, लेकिन इसने एक चीज़ ये रखी थी कि शलवार कमीज और दुपट्टा, जिस चीज़ को हमें लेकर चलना है। तो काफ़ी दफ़ा ड्रेसेस ऐसे होती हैं, इसके एक फ्रॉक थी जिसके ऊपर इसको नहीं वेयर करना था दुपट्टा, लेकिन इसे फिर भी साइड पे रखा कि जीशान शलवार कमीज और दुपट्टा हमारी शान है। तो ये चीज़ में इसका लोगो, एक जो इसका सिग्नेचर है कि इससे दुपट्टा मस्त लेना है। अभी रमजान आ रहे हैं ना तो उसमें सारे ख्वाब पूरे कर लेना, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, हाँ। देखे ना आप कोट पैंट के साथ आप खौसा तो नहीं पहन सकते ना। नहीं मसला ये है कि कोट पैंट के बाज साथ कोट कवर होता है ना, बाज ऐसे कट्स होते हैं उसमें जरूरत नहीं है। सही, और वैसे भी दुपट्टा साइड पर आ गया है यार। नहीं वो मैं मैनेज कर लूंगी, हाँ। दूसरे स्टाइल से हाँ, कर लूंगी। असल में दुपट्टे का जरूरी देखो मचान एक चीज होती है ना कि आप कहते हैं ना कि आपने बहुत अच्छी बिरयानी बना ली, लेकिन बिरयानी में मसाला ही नहीं था, बिरयानी आप नहीं खा पाओगे, ठीक है। इसी तरीके से जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं ना, हम किसी शो को कॉपी नहीं करते, किसी शो के ऊपर जाकर हमने जब इस शो को स्टार्ट किया था तो मिर्जान आज देखिए थोड़ी सी अपनी बात से हम फिर रहे हैं, लेकिन वो वाली बात है कि ये भाई है, ठीक है। हमने ये बोला था कि हम यहाँ पर 500 की पैंट भी पहन के बैठेंगे, हम 5000 की पैंट भी पहन के बैठेंगे, ठीक है ना। तो यही वाली चीज कि हम चीजों को रीयूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। अच्छा एक शो में आप जो ड्रेसेस पहनते हैं तो हमने ये भी कहा कि हम उसको रिपीट करके भी दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे और अनम को ये आ जाएगा क्योंकि हमारा जो शो स्टार्ट हुआ वो थोड़ा सा गर्मी की तरफ हम जा रहे हैं, तो हम बहुत गर्म कपड़े नहीं पहन सकते, लेकिन ये वाली चीज जरूर है कि हम चीजों को देखते हुए और करते हुए हमें आगे जो है वो बढ़ना है। और यहाँ पे मरजान का फोन भी बज चुका है, हम इसलिए कहते हैं कि जब स्टार्टिंग करें तो प्रोग्राम में फोन को साइलेंट कर दें। अच्छा जी अनम ये बताओ कि डिफरेंट फील होती है ना कि आप आज मुझे एक एंकर वाली फीलिंग आ रही है। तो वो चीज नहीं, अच्छा एक चीज होती है कि कभी कभार ऐसा होता है ना कि आप जब नए डिजाइनर से, क्योंकि आपकी फर्स्ट टाइम इससे मीटअप था, बिल्कुल अच्छा ये इसकी एक बहुत अच्छी आदत है कि घुलता मिलता बहुत अच्छा है, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद एक चीज होती है ना कि यार पता नहीं मैं कैसी लगूंगी, ये चीज होती है, लेकिन जब आप बहुत अच्छे लगते हैं तो एक दिल गार्डन डिफरेंट होता है। तो यही चीजें हमें आगे भी चीजों के साथ, ये कहूंगी कि थैंक्स कि मेरे एक वॉइस पे उन्होंने फौरन से एग्री कर दिया कि ठीक है ना मैं ड्रेसेस लेकर आ जाऊंगा। मैंने 17 वॉइसेस की थी तो 18वें रोजे मुझे 22वें रोजे पे दिया था ना, कितनी बुरी बात है। तो इसने मुझे, अच्छा मुझे भी इसने वाइट दिया था, मुझे आज भी याद है कि वो चिकन का कपड़ा जिसको कहते हैं, तो वो इसने मुझे दिया था। अच्छा वो मुझे आई वाज डूइंग द अफ्तार ट्रांसमिशन ऑन द रेडियो पाकिस्तान एंड ही जस्ट कॉल्ड मी अप और मुझे कहता है कि ज़ीशान कहाँ पर हो। मैं कहा मैं इस टाइम रेडियो पर ही अवेलेबल होता मेरे पास। अच्छा तुम बाहर आ सकते हो। मैं कहा मरजान मैं बाइक छोड़कर बाहर आ जाओ। मैं कहा अंदर आ जाए। तो मरजान आए तो मरजान ने मुझे पैकेट दिया कि ये तुमने कल के शो पर पहना है, और वो फिर मैंने पहना था 25वीं की रात को, और क्योंकि ताक रातें थी उन दिनों में तो उस दिन मैंने पहना था। मुझे अच्छे तरीके से याद है, व्हाइट कलर का इसका कुर्ता था। तो मरजान अब ये दोबारा करना हमने इंशाल्लाह करना, रमजान में साथ काम करना। और अभी इलेक्शन की वजह से ना ये थोड़ा सा एक है, शहर में आपको पता है थोड़ा नफसा नफसी सी है, ट्रैफिक का भी मसला है ये वो। तो मुझे आउट ऑफ स्टेशन शहर जाना था कुछ ड्रेसेस फैब्रिक वगैरह लेने के लिए, लेकिन अभी धुंध वगैरह का बहुत मसला हुआ हुआ है फैसलाबाद वगैरह में, ट्रेनें बहुत लेट हो रही हैं, तो अभी वहाँ से तो नहीं, फिर मैं यहीं से ले लूँगा। लेकिन ये
इलेक्शन गुजर जाएं साथ खैरियत से। बस सही, खैरियत सही। से, बाद इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा जी, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो चीज़ें हैं, ट्रैफिक में जब आप जैम होता है ना ट्रैफिक, चाहे वो इलेक्शन के लिए हो, वो किसी भी काम के लिए हो, आपका क्रिकेट मैच हो रहा हो, अच्छा आप अगर स्टक्ड होते हैं ना तो अगला भी स्टक्ड है, बिल्कुल। ठीक है, पीछे वाला भी स्टक्ड है। अच्छा मुझे नहीं समझ आता, फॉर नो रीजन मरजान हॉर्न जरूर बजाना है। अब मैं कल जो है वो तबीयत मेरी थोड़ी सी खराब हो गई थी, तो भाई एक गाड़ी वाला बाइकर्स को फजूल में फॉर नो रीजन हॉर्न बजा के, बिल्कुल, ऐसा होता है। एक बाइक वाला खड़ा हुआ और उसने बोला, तो उसने उतर के जो कलमात अदा किए, मैं कहता हूँ कि आपको डूब मरना चाहिए। ये मैं ऑन एयर प्रोग्राम में इसलिए कह रहा हूँ कि वो लोग जो कि गुरूर करते हैं ना, तो अल्लाह ताला यूं गुरूर को पीसता है। बिल्कुल। तो उस बंदे ने कहा कि जो ये बाइकर जितने भी है ना, मेरा दिल चाहता है कि गाड़ी के नीचे इनको पीसता हुआ जाऊं, इनकी कोई जगह नहीं है दुनिया में। तो अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी अल्फाज यूज ना करें, क्योंकि 40 ऊंटों पर जब चाबियां लद कर आती थी, उसने तकब्बुर किया था, तो तमाम जायदाद जो है वो मिट्टी में मिल गई। और आज भी आप जो देखते हैं कारून का खजाना, जो आपको मिट्टी के अंदर यानी सैंड के अंदर, जो आप जो समंदर की रेत में देखते हैं ना, जो चमकता है, ये उसका खजाना है, सिर्फ एक तकब्बुर की वजह से कि मैं क्यों दूं खुदा के रास्ते में, क्योंकि ये मेरा कमाया हुआ है। तो अल्लाह ताला को ये चीज पसंद नहीं है, तो अल्लाह ताला को कभी कभार कहते हैं ना कि छोटी सी एक आपकी अदा पसंद आती है, क्योंकि हम नेकी को काउंट नहीं कर सकते, नेकी काउंट करने वाला वो है कि हमने अच्छा अमल किया। लेकिन एक औरत जो कि बदकार थी, उसने मरते हुए एक बिल्ली को पानी पिला दिया और वो बख्शी गई। तो यही चीज, तकब्बुर ना करे। आपको नहीं पता कि आपका किस वक्त क्या हो जाए आपके साथ, वो तो रब जानता है। ये ना सोचे कि जो मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ तो वो सामने वाला नहीं कर सकता। जिसे चाहे मेरा रब इज्जत दे सकता है और जिसे चाहे जिल्लत दे सकता है। बिल्कुल सही। और यही चीज होती है कि आपका सिर्फ एक ये फॉर्म रखना मरजान के मैं तो ये कर लूंगा, मैं तो ये कर सकता हूँ, तो या अल्लाह मेरे से ताला अच्छा कोई नहीं कर सकता सकता। है, तो ऐसा यही नहीं। चीजें तो अल्लाह नहीं, को। मैं आपको बताऊं, जब मैं 2005 में शो बिजनेस में आया, मेरा पहला इंटरव्यू था, तो मुझे मोइन अख्तर साहब ने एक चीज़ बोली थी, अल्लाह खुदा उनको गरीक रहमत करे, आमीन। कि उन्होंने मुझे कहा था, मरजान अब ये शो ऑन एयर होने के बाद ज़ाहिर है एक आपको उड़ान मिलेगी एक नई तरीके से, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि आपसे पहले भी डिज़ाइनर थे, आपसे पहले भी आर्टिस्ट थे, आपकी मौजूदगी में भी होंगे और आपके इस दुनिया से चले जाने के बाद भी रहेंगे आर्टिस्ट। तो ये समझना कि सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ, ये गलत हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और साथ साथ मैं ये जरूर कहता हूं कि आपका, अच्छा मैं जान आपके लिए भी मैं ये बात कहता हूँ कि देखिए, जो नए बच्चे आते हैं ना, वो 100 गलतियां करते हैं, जी। ठीक है। अब 100 गलतियों में जैसे हम अनम की बात करें, तो अनम का ये पहला एक्सपीरियंस है, ठीक है। यहाँ पर ये बोलती है, कुछ करती है, तो मैं इसको पॉइंट आउट जरूर करता हूँ, लेकिन ये सुनती है, ठीक है। मैं इसको अक्सर माशाल्लाह बोलना तो उसने रवानी से शुरू कर दिया, पहले तो बिल्कुल नहीं बोलती थी, लेकिन अब ये है कि मैंने इसको क्या बात बोली जो कि मैं ऑन एयर भी बताऊंगा, क्योंकि इस्लाह आपकी भी जरूरी है। ये अक्सर सवाल के बीच में सवाल कर देती है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि अगले बंदे को पहले एक जवाब कंप्लीट करने दो, फिर दूसरी बात करें। और अगर मैं बात कर रहा हूं तो बीच में आप मत बोलो, जब आप बोलती हो तो मैं एकदम से चुप हो जाता हूं। तो ये चीजें ये सीख रही है, ठीक है। अब उसमें अगर ये अपनी एक इलादा से मंजिल बना ले कि मैंने तो ज़ीशान से बात नहीं करनी है, हमारा कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, तो फिर तो काम खराब होता चला जाएगा। मैं बताऊँ ना, देखें कुछ लोग गवैया रख लेते हैं स्टार्टिंग में, कुछ गाते गाते गवैया हो जाते हैं। तो ये फील्ड ऐसी है कि देख देख के सीख सीख के इंसान सीख जाता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है, मैं सीरियसली बताऊं, मैंने जब फर्स्ट टाइम, मैंने ज़ीशान आपके मुंह पे मैंने तारीफ़ नहीं कर रहा, मैं सीरियसली बोला अप्रिशिएट करना चाहिए, और हम एक दूसरे को नहीं करेंगे। जब मैं आया था और मैं आपसे, मैंने साहर ट्रांसमिशन आपके साथ की थी, और मैं बहुत मुतासिर हो गया था आपकी वे ऑफ टॉक से, जो बोलने की रवानगी है ना। और मैंने उस दिन भी अनम से भी ये कहा, मैंने कहा ज़ीशान, उन्होंने आपकी वीडियो भेजी मुझे क्लिप, अरे मैंने कहा तो ज़ीशान के साथ कर रही हैं आप ये वो, मैं जानता हूँ, कहने कि अच्छा हो आप इनको भी जान गए और ये हो गया वो हो गया। तो मैं आपका जो एक कतार जो चल रही होती है ना लफ्ज़ों की, ज़ख़ीरा एक दिमाग में होता है, ये बहुत बड़ी बात है। क्यों है? आप ही का स्टाफ एक है शहजादे साहब, वो आपके लिए कहते हैं कि मरजान जो रेडियो कर सकता है ना या थिएटर कर सकता है, वो फिर उसको बोलने की ताकत होती है। मैं बहुत कुछ सीख के उस ट्रांसमिशन में आपसे गया था। नहीं, मैं एक बात मरजान आपको बोलूं कि ये सब जितना भी है, एक तो माँ बाप की दुआ और दूसरी रेडियो पाकिस्तान। मैं आज भी कहूंगा कि जब मुझे सारे बोलते हैं, क्योंकि मैं अभी भी रेडियो पाकिस्तान का पार्ट हूं ना, तो मुझे बोलते हैं इतने बड़े बड़े रेडियोज हैं, सब कुछ है। मैंने कहा बहुत बड़े बड़े रेडियोज हैं। उस वक्त ये रेडियोस कहाँ पर थे? उस वक्त डिफरेंट चैनल्स मौजूद थे। जब मुझे शौक था कि मेरी आवाज लोगों की समातों से टकराए, लोगों के कानों में जाकर रस खोले, तो उस वक्त मुझे हर कोई कहता था नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू टेक अ न्यू फ्रेशर्स और ये और वो आपने कहाँ किया। तो उस वक्त आखिरी होप जब मैं दिल बर्दाश्ता हो गया था और मैं रेडियो पाकिस्तान गया, उन्होंने कहा कि आप लिंकिंग पे आ जाएं। फिर उन्होंने
15 दिन लिंकिंग के बाद मुझे कहा कि नहीं आप जो है 101 को ज्वाइन कर लें। तो मेरी वो जो जर्नी है ना वो जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं रमज़ान ट्रांसमिशंस की, मैं अमेरिका वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए चीज़ें की, तो वो तमाम चीज़ें आज अगर कमर्शियल वॉइस ओवर्स मैं करता हूँ तो सब रेडियो पाकिस्तान की वजह से, क्योंकि वहाँ पर हमें पहली तालीम ये दी जाती है कि लफ्ज़ों का चुनाव, उसकी अदायगी, और तीसरा मजाक करो तो वो मजाक करो कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ दादी दादा भी बैठे हैं, नानी नाना भी बैठे हैं। हाँ। ठीक है, तो हमारा मजाक तहजीब के खिलाफ नहीं होता, तहजीब के अंदर रहकर होता है। और यही चीज़ें, यही बातें मैं आपसे भी कहूँगा कि आपको ज़िंदगी में जब कोई काम करें, कोई ऐसा अमल करें, तो हमेशा, आजकल स्लैंग बहुत आम हो चुकी है, यानी हम अगर रेडियो पाकिस्तान की ज़ुबान में अगर हम बोलें तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मिजान मुझे आपकी बात अच्छी नहीं लगी, और नॉर्मल लैंग्वेजेस में मेरी तो हट गई, हाँ What is ये that? चीज बहुत हो गया है यहाँ। तो मेरी तो सटक गई है। हाँ, तो मतलब ये टपोरी 64 पे language लगा, है, टपोरी। जो आपकी वर्डिंग्स है, यानी 64 पे लगा, क्या लगा? हाँ ठीक है, सही बात तो आपको ये कहना चाहिए। अच्छा, पहले के लोगों में तहजीब इस वजह से कि वो तहजीब की जुबान बोलते थे, हमारे यहाँ पर ना तहजीब खत्म हो चुकी है, और तहजीब सिर्फ क्या है, फेसबुक का स्टेटस अपडेट होगा, आई एम आस्किंग यू दिस दिस दिस। भाई जो आप लैंग्वेज इस्तेमाल करो उसमें तो तहजीब है ही नहीं। बड़े के लिए भी तू है, यू है, छोटे के लिए भी यू है, अम्मा के लिए भी यू है, अब्बा के लिए भी यू है, ठीक है ना। जबकि हमारे यहाँ पे मैं अनम तुम कर रही हो, लेकिन अनम की वालिदा या वालिद अगर रहेंगे तो अंकल आप कर रहे हैं, ठीक है, आप इमरजन आप करोगे, ठीक है। मैं एक और चीज आपको इस वक्त में टच कर रहा हूँ कि जो सीनियर आर्टिस्ट है ना, जिन्होंने पीटीवी पे काम किया हुआ ना, उनकी लैंग्वेज में भी बहुत फ़र्क है, बहुत खूबसूरत उनकी लैंग्वेज। जो पीटीवी में एक्सपीरियंस मैंने हासिल करा ना, लेकिन जाने मुझे किसी और बड़े चैनल्स पे नहीं मिल सका। बिल्कुल ऐसा ही। क्योंकि वहाँ मैंने जो बुजुर्ग थे ना, उनसे मैंने लफ्ज़ों की अदायगी, ये सब चीज़ें, उठना बैठना वगैरह, जो बाहर निकल के, अब ज़ाहिर माशरे में हम निकलते हैं तभी सीखते हैं ना, आप बाहर निकल के भी आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है। तो मैंने पीटीवी से बहुत कुछ सीखा। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिसके पास एक संजीदगी होगी ना लफ्ज़ों की, वार करने की, तू तड़ा से भी आप किसी को कह क्या है यार, एक ये यार क्या हुआ यार, एक ये तरीका भी है ना, तो उसमें फर्क आ जाता है ये सब कुछ। अब आजकल कहते हैं कि हाँ आप मुझे सुन सकेंगे, लेकिन हम बोलते थे कि हवा के दोष पर ये आवाज जो आपकी समातों से टकरा रही है, ये ज़ीशान अज़हर की, तो वो एक ताना बाना मिलता था, आप तार बुनते थे। नॉवेल पढ़ते हैं ना, जो लोग नॉवेल वगैरह पढ़ते हैं, डाइजेस्ट वगैरह पढ़ते हैं, उनकी उर्दू बहुत खूबसूरत है। ऐसा ही, इसी के साथ ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पर जाएंगे मजान, और फिर आपसे आगे कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद दूसरे गेस्ट है उनको भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए मॉर्निंग डिलाइट विद आना मैन। एक ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब वक्त है दूसरे गेस्ट के इंट्रोड्यूस करवाने का, लेकिन इससे पहले जो है हमारे मरजान भाई हैं, वो एक नज़म पढ़ना चाहते हैं, उनको भी मौका देंगे, लेकिन हम चलते हैं हमारे दूसरे गेस्ट की तरफ। बिल्कुल जी, और साथ साथ ये कहेंगे कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर शबीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि FCPS के पार्ट 1 पे हैं। मैदे की जितनी भी बीमारियां हैं वो आपको कुछ भी लाक हो सकता है, क्योंकि आजकल जो है वो आपके मैदे का जो कैंसर है वो बहुत ज़्यादा आम हो चुका है। तो इस बारे में भी हम उनसे बात करेंगे, लेकिन NA-242 पाक डिफेंस कौमी मोमेंट से ये खड़े हैं, उम्मीदवार हैं, तो आपने इनको सपोर्ट भी करना है और मजीद इनके बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो सर, तो वैसे आपने बड़ा कोई मुनफरिद सा अपना जो है कहते हैं ना कि एक पेशा चुना है कि मैदे की बीमारियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा आम हैं, और कहते हैं ना कि कैंसर जो इसमें है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। मैदे का एक वाहिद कैंसर है जिसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ आपको विटामिन C एक अच्छे अंदाज में इनटेक रखना होता है ताकि कैंसर से आप लड़ सकें। तो आप ये बताएं कि मैदे का इलाज करते करते कब ख्याल आया कि मैं भी लड़ने चला जाऊं? गुस्सा बहुत आ गया, ये ऑपरेशंस काफ़ी आ गए थे, आपने कहा छोड़ें अब तो मैं लोगों की उम्मीदें पूरी करता हूं। एक्चुअली हमारे जो यहाँ पर है पाकिस्तान के अंदर इशू है वो है डाइट का। तो डाइट जो है वो प्रॉपर नहीं है, इनटेक कुछ पानी के, कोई वाटर इनटेक के, और ये मसाइल है। तो कार्सिनोमा जिसमें एक्चुअली आ रहा है कि एज ए गैस्ट्रोंटोलॉजिस्ट मैं बात कर रहा हूँ, स्टोमक कार्सिनोमा,
या लीवर कार्सिनोमा, ये चीज़ें जो है ना ये कॉमन है पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा है। तो इस हवाले से जो है ये चीज़ देखने में आ रही थी कि हमारे मुल्क के अंदर गैस्ट्रोंटरोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर जो है कुछ एडवांस जो है कुछ ये किया जाए कि बहुत ज़्यादा जो है पेप्टिकल अल्सर, डोनल अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर के केसेस आ रहे थे। तो इस वजह से जो है फिर मैंने जहन बनाया कि भाई मैं भी FCPS इसमें ही करने चल पड़ता हूँ। सॉरी, कोई मसला नहीं। थोड़ा सा वो गले में शायद कुछ हो रहा है, नहीं, वो नहीं। सीज़न की ये कर नहीं, आप वैसे तकरीरें भी करके आऊंगा ना, मुझे वोट दें, मैं आपका ये कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, आप मेरे पास आए, मैं इलाज फ्री करूंगा। आपने कोई ऐसी बात चाहती है? शायद वो कुछ अभी हमारी इलेक्शन कैंपेन भी चल बिल्कुल रही ऐसा ही है, थी, इसीलिए तो मैं उसकी कह रहा हूँ कि वजह आपके से गले में वो खिचकिच होगी। तो वो बस फिर यही सोचा, तो मैंने इसके अंदर जो है फिर मैं कराची के काफ़ी हॉस्पिटल्स में रहा, जैसे उस्मान मेमोरियल का मैं RMO रहा इमरजेंसी का 3.5 साल, इशवाक मेमोरियल बैतुल मुकरम के अपोजिट मैं इसका जो है 5 साल CMO रहा हूँ। माशाल्लाह। तो उसके बाद मेमार में मेरा एक अपना अहमद मेडिकल सेंटर है जो कि रजिस्टर्ड है हेल्थ केयर कमीशन सिंध से। तो बस फिर ये चलते हुए फिर पॉलिटिक्स का भी शौक़ हुआ, मैंने कहा चलें इसमें भी देखते हैं। तो एक्चुअली जहाँ तक मेरा ख्याल है, और ये एक रिसर्च भी है, और ये कि हमारी जो डाइट है, अगर हम प्रॉपर डाइट प्लान करें और डाइट अच्छी रखें तो ये पेप्टिकल अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर और डोनल अल्सर से बचा जा सकता है स्टोमक के हवाले से। तो ये मतलब आपने यही सोचा कि ऐसे तो पेशेंट नहीं सुनते, वोट अगर मिल जाते जीत जाए तो ऐसे ही हम लोगों से डाइट करवाएंगे, वैसे तो लोग करने वाले नहीं है। डाइट प्लान भी, हाँ आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि डाइट का भी साइड इफ़ेक्ट है। देखिए एक प्रॉपर एक है, अल्लाह तबारक ताला ने एक सिस्टम बनाया है कि आपने जो है जो आपकी खुराक है उसको प्रॉपर वे में लिया जाए। जैसे कुछ हमारे बहन भाई मॉर्निंग में उठते ही टी या कॉफ़ी लेते हैं, बेड टी या बेड कॉफ़ी के तौर पे, वो अभी वो, तो ये चीज़ें जो है ना ये भी अल्सरेशन की तरफ जाती हैं, स्टोमक अल्सर की तरफ, फिर आगे जाके जो है वो स्टोमक कार्सिनोमा CA की तरफ भी मूव हो अच्छा, ये जाती है। डॉक्टर साहब ये क्यों है? असल में प्रॉब्लम ये है कि जब हम बीइंग अ मुस्लिम मैं बात करूंगा, मैं किसी और कम्युनिटी की बात नहीं करता, कि जब अल्लाह के अहकामों से आप फिर जाते हैं ना, अल्लाह ताला ने क्या कहा, सुबह जब अजान होती है वॉशरूम जाएं, वजू करें, वापस आएं, फिर पानी पिएं। ठीक है, हमारे यहाँ पर क्या है कि गंदगी जो सलाइवा मुंह का पूरी रात का जमा होता है, जो भी बैक्टीरिया है, ये दांत में कुछ चीजें रुक गई हैं, तो उसके बाद जो हम पहले ही बेड टी लेते हैं, सारा गंद अंदर चला जाता है, तो फिर मैदे ने ही पहला काम करना है। तो हमारे यहाँ पर जो है ना वो अवेयरनेस सिर्फ इस चीज़ की है कि मैं कितना अच्छा ड्रेस पहनूंगा, मैं कितने अच्छी परफ्यूम वेयर करूंगा, मैं कितने अच्छे जूते, और मेरी गाड़ी की जो चाबी है अगर वो बहुत बड़ी डिग्गी वाली गाड़ी है तो ऐसे घूमेगी। तो मतलब हम बेसिक्स पर नहीं है। तो क्या आप कभी ऐसा होता है कि लोगों को ये बोलते हैं कि भाई रूटीन क्या है सुबह जागने और सोने की? देखें लेट नाइट हमारे खासकर कराची की जो लाइफ है ना, तो ये भी हमारी नींद प्रॉपर ना होना भी, ये भी स्टोमक पे इसका भी अफेक्ट हो रहा है। लेट नाइट तक जागना, टी कॉफ़ी इसका कसरत से, कोल्ड ड्रिंक्स का कसरत से इस्तेमाल, तो ये स्टोमक में जो है एसिडिटी पैदा कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी स्टोमक डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये है कि अगर हमें, जैसे वही इस्लामी तरीका भी है कि ईशा की नमाज़ के बाद आप सो जाएं, फजर की नमाज के टाइम उठें। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जिनको अगर मुस्लिम्स अगर उसी को फॉलो करें तो इंशाल्लाह तबारक व तआला बहुत सारी तो चीज़ों से, वही आप वाली बात है कि हमारा छुटकारा हो सकता है। नहीं, और दूसरी बात है कि हम फिर रात 2 बजे तक जागते हैं, क्योंकि उसने स्टेटस रात 1 बजे अपडेट किया था, मैं 2 बजे तक करूंगा। मतलब ये नहीं देखते कि जिंदगी की दौड़ में वो कितना आगे निकल गया। जी मजान, आप क्या कहोगे? क्योंकि आज का स्टेटस बड़ा अच्छा है। अच्छा, मैं हमेशा हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि बात रिपीट भी करता हूँ, आपके सोने से मुझे क्या लेना देना? ठीक है, अब वो वाली बात है कि आप सो रहे हैं तो मैंने अभी पहली अंगड़ाई ली, फिर मैं दूसरी लूंगा, भाई तो और भी दुनिया में बहुत कम है, आपकी अंगड़ाइयां थोड़ी गिनूंगा मैं। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि जो फजूल से स्टेटस कॉन्शियस हो गए लोग, ठीक है ना, अब आपने आलम ने आपका जोड़ा पहना, ठीक है ना, तो अच्छी लग रही है, बस ठीक है, मैं इसका स्टेटस क्यों अपडेट करूं, मैंने थोड़ी पहनना हो तो ये चेंज हमारे करिए। यहाँ ये रुझान है पाकिस्तान में खासतौर पे शुरू से ही, तो फेसबुक का भी कोई 15-20 साल से हम अपनी ज़िंदगी नहीं जीते, हम सामने वाले की बिल्कुल। ज़िंदगी जीते ऐसा ही हैं। ज़्यादा दखल अंदाजी करते हैं
इसके पास ये चीज़ है, तुम्हारे पास वो है, मेरे पास ये नहीं है। तो वो टसलबाजी में आके ना, झुंझलाहट जिसको कहा जाता है, एक लफ्ज़ है, उसमें आके है ना, फिर मैं भी वही काम कर रहा होता हूँ जो माशरे के अगेंस्ट जा रहा होता है। ऐसा ही है। जिस दिन आप ये सोच लें ना, मुझे आज मेरा दिन मैंने सिर्फ अपने लिए गुजारना है, ठीक है ना, और मुझे सामने वाले से कोई लेना देना नहीं है, अच्छाई में उसका साथ देना, बुराई में मुझे उसका साथ देना, तो वो ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगी। लेकिन लोग ऐसा करते नहीं है। इनको नींद कैसे आती है, मुझे ये चीज़ की हैरानगी होती है। नींद तो खैर जागेंगे 14 घंटे तो फिर तो आ ही जाएगी। मसला ये वाली बात है कि नींद आ जाती है, नींद आने वाली चीज है, सुकून कैसे आता है? सुकून नून कैसे का आता है? मसला वही नहीं है, ना, नींद का तो आ नींद जाती सुकून वही है ना। अब जैसे मैं हूँ 4 से 5 घंटे अगर मैंने प्रॉपर नींद ले ली है, मैं फिर बाकी 22 घंटे 23 घंटे में आराम से काम कर सकता हूँ, मुझे कोई इतना वो नहीं है। मुझे एक प्रॉपर नींद चाहिए, मैं 5 घंटे बता रहा हूँ आपको, अगर मैं सो गया हूँ ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा, मेरा ये था, मैं रात में किताब पढ़ के सोता हूँ, कोई ना कोई। अच्छा। कोई एक किताब होती है और उसका मैंने अगर 2-4 पैराग्राफ भी पढ़ लिए हैं तो मुझे ऑटोमेटिकली नींद आने लगती है। ये सबसे बड़ी मेडिसिन है, ये बेहतरीन मेडिसिन है। आपकी आंखें थकती हैं और आप सो जाते हैं लोग, लेकिन अभी सब क्या, अब तो मोबाइल ही थका देते हैं। मोबाइल थका रहा है, वो बस उनको ये होता है कि मोबाइल देखते देखते नींद मोबाइल पे भी आएगी। पढ़ने के लिए काफी कुछ मिल रहा है आपको, बिल्कुल। लेकिन पढ़ते ही नहीं है लोग। नहीं काफी लोगों पढ़ते। के हाथ थक जाते हैं, आंखें नहीं थकती। आंखें नहीं थकती इनकी। वो देखिए, किताबें पूरी ऐप हैं ऐसी जो पूरी किताबें डाउनलोड हुई हैं, आप वो पढ़ लें। और लिसनर किताबें आई हैं अब तो, आपको सुना रही हैं। शायरी से अगर आपको लगाव है, आप शायरी की किताबें पढ़ सकते हैं, या इंफॉर्मेटिक कितनी कुछ है वो। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ सिर्फ वो 2-3 चीज़ें, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, एक ही टिकटॉक अजाब, ये भी एक अजाब है हमारे पे, तारी हुए हैं ये चीज़। ठीक ठीक। बिल्कुल। आपने कभी डॉक्टर साहब टिकटॉक बनाई हो कि मैं आ रहा हूँ, आ गया तो छा गया, 242 आ गया, कुछ ऐसा किया कभी? नहीं, खैर मेरा तो नज़रिया कुछ अलग ही रहा है शुरू से। ठीक ठीक। कि मैंने पॉलिटिक्स में जो सोचा वो कुछ चेंज लाने के लिए, ऐसा चेंज नहीं कि जो इस्लाम से हट के हो। सही। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मुल्क के अंदर सदारती निज़ाम हो जो कि इस्लाम के करीब तर है। सही। ये जो पार्लिमानी निज़ाम है, ये निज़ाम फलाप है। अभी ये इलेक्शन तो हो रहे हैं, अल्लाह कामयाब करे, सब अमन से हो जाए। उसके बाद आगे वही नज़र आ रहा है कि अदम एतमाद की तहरीकें शुरू हो जाएंगी जो पहले हुआ है। तो आप जीते तो वोट सही काउंटिंग हुई, आप हारे तो इलेक्शन ही गलत है। तो ये चीज़ें वही लफ्ज़ कहलाते हैं ना, धांधली हुई। हमारे मुल्क के अंदर जब तक ये चलता रहेगा, और वही है कि पहले एक बात देखने में आती थी कि 3 कैटेगरीज के लोग थे, यानी लोअर, मिडल और हायर। अभी जो है ना, वो मिडल जो था तब का वो ख़त्म हो गया, अभी सिर्फ लोअर और या हायर रह गए। अच्छा, जो हायर कम्युनिटी है हमारे मुल्क की, तो उन्होंने तो हमारे मुल्क के अंदर जो रोज़मर्रा के हमारे मामलात हैं, यहाँ तक हमारे खाने पीने की चीज़ें भी हैं, हत्ता कि उन तक पे भी उन्हीं की रसाई है, उन्हीं के बाद। अब वो अगर एक पार्टी जीतती है तो वो दूसरी महंगाई कर देती है, क्योंकि आप देखें फ्लोर मिल्स हैं, या आयल, कुकिंग आयल्स, या जितने पोल्ट्री और दीगर फ्लोर मिल्स हैं, या इसके साथ शुगर मिल्स हैं, या जितनी भी हैं। अब ये किसी से बात पोशीदा नहीं है कि वो किसकी हैं और कैसे हैं। अब जब तक एक आम आदमी को उसकी जो ज़िंदगी की रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, खाने पीने की, वो ही मुयस्सर नहीं होंगी, तो वो कैसे सर्वाइव करेगा। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब आपसे ये पूछूंगा एक चीज़ है ना, सवाल जो है ना आपसे रिलेटेड है। देखें, जब इलेक्शन आते हैं, ये हमने लास्ट भी बात की थी, हमारे जो वकील का पैनल बैठा था तो उनसे हमने यही बात की थी कि आप जब बात करते हैं ना इलेक्शन से पहले, तो बहुत आप लोग ऐसे करते हैं कि आए मैं घर में बर्तन भी धो दूं, लेकिन जहां इलेक्शन खत्म होते हैं फिर नामो निशान नजर नहीं आता। एक बात। दूसरी बात ये कि आने से पहले बड़ी बातें होती हैं, सॉरी टू से, जी आप उसका हिस्सा है कि आप जो है निजाम चेंज कर देंगे, इस्लामी निजाम आएगा, फिर आप जब इक्तदार में आएंगे तो बोलेंगे पिछली हुकूमत तो कुछ छोड़ के ही नहीं गई। तो मतलब पिछली हुकूमत ने जो किया वो किया, आप क्या कर रहे हो ये तो बताओ। 76 सालों से, बचपन से आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, यही चीज़ ही 76 सालों से चली आ रही है एक्चुअली, कि वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगाना है ऐसा ही कि उसने ये किया। तो भाई अगर उसने कुछ गलत किया है तो आप सही की तरफ आ जाएं। तो मैंने जब ये पार्टी की बुनियाद रखी, ये अभी ये दिसंबर की 6 दिसंबर में 2023 में रजिस्टर्ड भी हो गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। तो मुझे बहुत एक्सपीरियंस हुआ है, फील्ड एक्सपीरियंस, सही,
कि मैंने जब ग्राउंड पे लोगों से मिला, मैंने देखा, और मेरे साथ जब लोग जॉइंट हुए, एक नाम था पार्टी का पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट, तो उसमें जब आए तो उन्होंने उनकी जो एक्टिविटीज़ थी मैं उनसे इत्फाक नहीं करता था। तो मैंने बहुत सारे लोग आए, बहुत सारी ऑफ़र्स आई, बहुत धमकियाँ आई, बहुत कुछ हुआ, और मैंने उनको इग्नोर किया, उनको कई को पार्टी से चलता किया, वो मेरे दुश्मन भी बने, बहुत कुछ हुआ। तो लेकिन मैंने अपना एक मकसद और एक विज़न रखा, मैंने कहा भाई मैंने इस वे पे चलना है और वो है राइट वे, ठीक है। इसमें रॉन्ग वे नहीं। मैंने भी सबको एक बात बोली कि अगर पैसा कमाना हो ना, जितना पैसा मेडिकल फील्ड में है ना वो किसी और फील्ड में है ही नहीं। ऐसा ही है। बिल्कुल। मेडिकल फील्ड में बहुत पैसा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने देखा होगा डॉक्टर्स अरबोंपति बन गए हैं। ऐसे ही है। तो मैं वो फील्ड छोड़ के अगर इसमें आया हूँ, तो ये मेरा जो मकसद है पाकिस्तान में बेसिक दो चीज़ें, एक फ्री एजुकेशन होनी चाहिए ठीक है। और एक फ्री हेल्थ प्रोग्राम होना चाहिए, कि जब तक हमारी कौम सेहतमंद नहीं है और एजुकेटेड नहीं है तब तक हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। फिर सब एक ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन जाते जाते मैं आपसे भी यही सवाल करूंगा, फिर इसी को कंटिन्यू हम करेंगे कि प्रॉब्लम ये होती है कि कहने में तो हम 76 सालों से सुन रहे हैं ना, बिल्कुल। अमल कौन करेगा, ये मुसीबत है। इसी के साथ देखते हैं कि डॉक्टर साहब अमल करवाएंगे या नहीं, ये तमाम बातें मजीद आप जानेंगे। देखते रहिए प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट विद अना मैं ज़ीशान। एक ब्रेक से हाजिर हैं। तो ज़ीशान एक सवाल जाते जाते कर गए थे, लेकिन मेरे दो सवाल हैं डॉक्टर साहब से जो मैं करना चाहूँगी, लेकिन उनकी पार्टी के हवाले से हैं, डॉक्टर के हवाले से भी है, लेकिन वो बाद में करेंगे। तो आप मुझे ये बताएं कि जैसे दूसरी जो पार्टीज़ हैं, लोगों के घर घर जाके उनका भरोसा जीत रही हैं, कुछ भी वादे करें, तो आप भी इसी तरीके से कर रहे हैं या कुछ नया कर रहे हैं जिससे हमारी आवाम को लगे कि वाकई ये बंदा कुछ, ये पार्टी हमारे लिए कुछ करेगी, ये हुकूमत में अगर आएंगे तो? या आपने जिन मरीजों का इलाज किया उन्हीं पे भरोसा कि वही मुझे वोट देंगे? हाँ। मैं अर्ज कर चुका हूँ ना कि अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अंदर मुझे बाय नेम बाय फेस, मैं जैसे मैंने अगेन वही बात करूँ कि इशफाक मेमोरियल का 5 साल सीएम हो रहा हूँ, तो मेरे लाखों पेशेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरी शक्ल से भी वाकिफ़ हैं, मेरे करैक्टर से भी वाकिफ़ हैं। नहीं तो- वो तो आप डॉक्टर के हिसाब से मशहूर है ना। देखिए हुकूमत की जहाँ बात आती है ना, हर आवाम नजरें चुरा लेती है क्योंकि वो इस वक्त गुस्से में है। आवाम जो इस वक्त निशाना बनी हुई है ना, तो वो आप डॉक्टर के हिसाब से तो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन जब आप हुकूमत में आएंगे तो उस हवाले से आवाम का क्या फीडबैक है आपके लिए? पाकिस्तान के अंदर ना, जी। अभी आपने बहुत अहम क्वेश्चन किया कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला यही आ रहा है कि हम एक कौम आज तक नहीं बने। वही। ऐसा ही है। हम कौमियत परस्ती में, फ़िरका परस्ती, लसानियत, इन चीज़ों में डिवाइड हैं। तो अगर एक आदमी कुछ करना चाहता है ना, एक हलके से वो जीतता है, तो उस हलके में जो दीगर कैंडिडेट हैं बहादुरी से मुकाबला करें, कहें कि ठीक है भाई अल्लाह ने इसको कामयाब किया, आवाम के वोटों से हो गया, नहीं वो जाके उसके अगेंस्ट कोई ना कोई रिट पिटीशन दायर कर देते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो फिर वो इलाके की जो वर्किंग है वो स्टॉप हो जाती है, वो नहीं होते, फंड रिलीज़ नहीं होते, काम नहीं हो सकते, और ये साल से चला आ रहा है। तो इस वजह से मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी हो, देखिए मैं हूँ XYZ, कोई भी है सियासतदान, तो उसको मौका दिया जाए, जिसकी हुकूमत बने उसको 5 साल का मौका दिया जाए कि भाई अब आप करो, क्या करते हो आप। दूसरी जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपोजिशन का किरदार तो अदा करें, ना कि वो उनको खींच रहे हैं, उनको गिराने की कोशिश में, उसका लॉस जो होता है वो मुल्क को हो रहा है और आवाम को हो रहा है। तो यही बात है। अब ये जो इलेक्शन है हमारी तो पार्टी का खैर पहला इलेक्शन है, और अभी तक लोग जो है वो मुतारिफ भी नहीं है ज़्यादा हमारी पार्टी से, और ज़्यादातर हमने वर्किंग भी नहीं की, कि हमने कहा कि हमारा फोकस जो है वो है सदारती निज़ाम की तरफ, कि हमने कहा ये निज़ाम जो है ना ये है ही फलाप, अब ये इलेक्शन के बाद नज़र ही आ जाएगा जो होना है।
तो उसके बाद तो आप इलेक्शन के बाद काम करेंगे, इलेक्शन से पहले करना है आपने कुछ? देखिए इलेक्शन के मैं देखें ऑन एयर बात कर रहा हूँ कि मैं तो अपना माइंड बना चुका हूँ। मुझे पता है कि मैं शुरू से ही एक बात कर रहा हूँ कि मुल्क के अंदर जब तक सदारती निज़ाम नहीं आता तब तक जो है मुल्क के मसाइल हल नहीं हो सकते। जबरदस्त। तो लेकिन एक बात और होती है ना कि देखिए दोनों काम होते हैं, या तो अपने आप को जितवाना या पार्टी गिराना, वो इलेक्शन के बाद भी काम कैंपेन तो चलती रहती है ना। कहते हैं ना कि आप फर्ज करें कोई पार्टी अगर ये कहती है फेयर इलेक्शन नहीं हुए, यहाँ पर धांधली हो गई, डब्बे चोरी हो गए, लाइट चली गई थी, वोटों की गिनती गलत हुई, तो उसमें भी फिर अगर नहीं इस दफा पार्टिसिपेट अच्छा कर सकते तो आप उसमें भी पार्ट ले सकते। तो ऐसा कुछ करेंगे क्योंकि आपका नजरिया यही है कि आपने खुलेआम एक बात बोली है कि मुझे तो मतलब निजाम ही समझ नहीं आ रहा। ठीक है, जब तक प्रॉपर निजाम नहीं होगा तो उस वक्त तक चीजें सही नहीं होंगी। तो फिर अगर कोई ऐसी आपको ऑफर आती है कि डॉक्टर शबीर अहमद साहब आप आए और हम जो है वो मिलकर इस पार्टी को चेंज करते हैं, एक साल बाद इस पार्टी को खत्म कर देते हैं, तो उसमें फिर आप किरदार अदा करेंगे? नहीं, इंशाल्लाह। ये आप अल्फाज देख लें, कुछ चीज़ें मैं जिस कास्ट से हूँ और जो अल्हम्दुलिल्लाह ब्लड है मेरी वेन्स के अंदर, मैं कभी नेगेटिव नहीं जाऊँगा। जबरदस्त। ना मैं कंट्री के अगेंस्ट जाऊँगा, ना मैं इस्लाम के अगेंस्ट जाऊँगा। माशाल्लाह, अच्छा, माशाल्लाह। अब आगे की बात ये एक और है कि अगर मेरा अपना बेटा भी क्यों नहीं और मेरा अपना भाई क्यों नहीं, अगर वो पाकिस्तान के अगेंस्ट है या इस्लाम के अगेंस्ट है तो मैं उसके भी अगेंस्ट खड़ा हूँगा। क्या बात। कोई भी हुआ, चाहे वो कोई सियासतदान हुआ जितना पावरफुल है या कोई आलिम दीन हुआ जो पाकिस्तान की बका के अगेंस्ट जाएगा या इस्लाम से हट के कुछ करेगा, तो मैं उसके अगेंस्ट तो आऊँगा। लेकिन बाकी मुझे देखें, सियासतदानों को चाहिए मुल्क को तरक्की की तरफ ले आए और मेरा मकसद भी यही है। वो काम कोई करे, अवाम को फ़ायदा होना चाहिए, पाकिस्तान मजबूत होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस्लाम का किला सही मायनों में बनना चाहिए। मेरा मकसद वो है, मुझे कुर्सी का लालच या इक़्तिदार का नहीं है। सही। तो इसके लिए, और ना ही पैसे का लालच है। ये चीज़ें होती तो मैं मेडिकल फील्ड में ये बहुत कुछ कमा सकता। जबरदस्त। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जैसे आपने कहा ना कि अगर हर कोई इसी तरीके से सोचे ना कि अगर मेरा बेटा भी गलत होगा, प्रॉब्लम ये आती है कि अगर अपना बेटा गलत, मैं आपको पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन कहते हैं ना कि जब आपको एक सिम्प मिलती है तो आप उसमें बात करते हैं, तो सब ये प्रॉब्लम आती है कि निज़ाम बना देते हैं फिर उसमें राहें ढूंढने लग जाते हैं जब कोई अपना फंसता है। जी मरजान, आपके साथ भी यही चीज़ होती है कि जब डिज़ाइनर कोई हिट सामने होता है, जैसे अगर हम आपकी बात करें कि आप जो हैं वो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत डिज़ाइन करते हैं चीज़ों को, तो सम टाइम ये बोल अनम ने ये वाइट था ना, ये थोड़ा सा ग्रीन हो जाता तो मरजान और अच्छा लगता, अच्छा ये पर्पल हो जाता तो ये और अच्छा लगता। मरजान ने कुछ समझ के इसको वाइट डिज़ाइन किया, बनाया। बिल्कुल। तो इसमें ऐसे लोगों को क्या आंसर देते हो? नहीं, मेरा पर्सनालिटी देख के ना उस हिसाब से होता है और कलर थीम क्या लेके चलनी है। वैसे भी मैं इंडस्ट्री में मशहूर हूँ ब्लैक और वाइट कलर थीम पे ना, मैं उसी पे काम करता हूँ। मैं एक्सपर्ट, जिसको लेना होता है ना, सीनियर आर्टिस्ट जितने भी हैं, अगर उन्हें वाइट और ब्लैक पे कुछ बनवाना होता है तो वो मेरे पास ही आते हैं। देते हैं लोग, राय देते हैं अपनी, लेकिन सुनता कौन है? मेरे क्रिएशन यहाँ क्या चल रही है ना, मेरा टोटल उस पर फोकस होता है। अगर मैं आपको इस फ़ोन पे कहता मैं वाइट लेकर आ रहा हूँ, आप भी थोड़ा घबराती हैं क्योंकि वाइट बैलेंस का थोड़ा इशू रहता है, ये वो सब कुछ। लेकिन ये HD पे प्राइम था तो मुझे पता था बैलेंस का कुछ आउट नहीं होगा। फिर आपके पीछे बैकग्राउंड भी कलरफुल सा है, ये वो, तो मुझे पता था कुछ नहीं होगा। लेकिन आपने देखते के साथ ही इसको क्लियर करा ना कि मुझे पहनना है ये सब कुछ वगैरह, और आप देखें रिजल्ट आपके सामने। ऐसे अगर आप भी मुझे कहते हैं नहीं वाइट नहीं लेकर आना, मैं कहता नहीं, मैं तो ये पहनता भी नहीं है, मुझे बुरा लगता है। वाइट नहीं लाना है, वाइट नहीं लाओ, कुछ कलरफुल सा ले आओ। वैसे मैं कह रही ये पहनता हूं तो मैं कितना बस अब आप इसके लिए करवा दें, वरना ये मेरा पहनना भी भारी हो जाएगा। मतलब ये होता है मरजान की प्रॉब्लम ये कि नहीं, वैसे एक बात है कि मरजान मैंने भी बताया था ना, एक ही जोड़ा मिला था, लेकिन वो भी वाइट मिला था, एक भी मिल गया ना आपको। तो ये चीज होती है। लेकिन मरजान काफी दफा ऐसा होता है जैसे डॉक्टर साहब माशाल्लाह बड़ी संजीदगी से बातों का आंसर करें। अच्छा, वैसे एक बात है डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है कि जो आपका आप जैसे अपनी पार्टी को लीड कर रहे हैं, ठीक है ना, तो मुझे बताइए कि कहते हैं कि जो हमारा नुमाइंदा है वो थोड़ा सा चुलबुला सा होना चाहिए। तो आप तो इतने सीरियस हैं कि कुछ लोग कभी कभार ऐसा भी किसी ने बोला होगा कि डॉक्टर साहब मैं दवाई लेने नहीं आया, मैं आपसे बात करने आया, तो कभी ऐसे किसी ने कहा? मैं एक हॉस्पिटल का नाम नहीं लूंगा, नहीं अब ज्यादा नहीं लीजिए, ब्रांडिंग बहुत हो गई पहले बहुत, अब किसी का भी नाम है। मैं जॉब करता था तो वहाँ पर कोई भी डॉक्टर जो है ना वो जॉब नहीं कर सकता था। कोई 10 दिन, कोई 15 दिन, कोई महीना, वो बेचारे चले जाते थे। वो तो नहीं था 40 साल से यहाँ कोई नहीं आया, मैं आप क्या कर रहा हूँ। एक पार्टी का बड़ा जोर था, सही। जब कोई आता था वहाँ पर तो वो अक्सर जो है वो
वेपन निकाल के डॉक्टर के सामने रख देते थे। ठीक है, ऐसा दौर भी गुजरा है, तो वो डर जाता था बेचारा। वो अपना ही कुर्ता निकाल के उसको देता था, नहीं अच्छा, भाई तो मैं लगाता हूँ, मसला ही मैं नहीं है। जब वहाँ आया तो उस हॉस्पिटल में कोई 15-20 की पेशेंट की ओपीडी थी। मैं जब आया तो फर्स्ट टाइम मेरे साथ भी ऐसा हुआ, तो मैंने वो ऐसे उन्होंने टेबल पे रखा, तो मैंने उसको वेपन को, क्योंकि मैं थोड़ा सा मज़ाफ़ाती इलाके से भी बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट लोधरा जहाँ मेरी ज़मीन है, जहाँ ज़ियाउल हक साहब का त्यारा गिरा था, उससे थोड़ा आपकी आगे। जमीन पे तो नहीं गिरा वो? नहीं, वो बस्ती लाल कमाल है, उससे थोड़ा सा आगे है। ठीक है जी, तो ठीक। मैं वहाँ से, तो ये चीज़ें जो थी हमारे लिए गांव देहातों में आम चीज़ें थी, मैंने उसे फुली इग्नोर किया। मैंने कहा मोहतरम भाई बैठें। अब उसने मुझे मेरी तरफ देखा और फिर बैठ गया। अच्छा, फिर मैंने उनसे जब बात की मोहतरम भाई, और इस अच्छा कोई भी पेशेंट आए, जी बेटा, जी बहन, जी माँ, जी भाई, इसके अलावा मैं बात नहीं करता था। अब वो इतने परेशान हो गए कि वो उनकी फैमिलीज उनको कहे कि भाई डॉक्टर साहब के पास जाके तमीज़ से बैठा करो। जबरदस्त, तो वो ओपीडी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है 15 से वो 150 तक चली गई माशाल्लाह। उस हॉस्पिटल की। तो ये किरदार। चीज़ होती है कि ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी जो इखलाक है और आपका किरदार है, आपने उससे जो है अपनी आपको मनवाना है। बिल्कुल। तो कभी डॉक्टर साहब आपने ऐसा किया कि बहुत कोई पेशेंट मतलब बहुत बीमार है और उस बंदे ने सामने आपकी गन रखी हो और उसको ठीक करो, तो आपने कहा कि एक दफा ही ठीक कर दूं या थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ठीक करूं, कभी ऐसा कहा आपने? नहीं, खैर ऐसा हुआ नहीं है। हाइपर भी लेकिन अगर बहुत दिल patient- चाहे ऐसा करने का कि मैं लेकर आया हूं, आपने उसी की बंदूक उठाई हो, आपने वो कहते हैं ना कि चैम्बर खींचा और बोला एक दफा ठीक ऐसा करूं या कुछ थोड़ा नहीं आहिस्ता आहिस्ता हुआ, दवाई से क्योंकि ठीक? मैं डॉक्टर हूँ। हाँ, सुरिंज तो इस्तेमाल कर सकते हैं, वेपन नहीं। तो बात ये है कि ऐसा कोई मौका नहीं आया, लेकिन आते थे लोग। बहुत सारे पेशेंट जब तकलीफ में होता है तो उसके अटेंडेंट्स हाइपर होते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो उस टाइम डॉक्टर को जो है ना बड़ा कंट्रोल करना होता है, इखलाकी तौर पे भी, और अपनी जो उसकी महारत है प्रोफेशनली तौर पे भी उसको जो है वो उसको देखना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी अल्लाह ने इज्जत रखी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। से। इसी के साथ डॉक्टर साहब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद हमारा सेगमेंट शुरू होगा कैरियर काउंसलिंग का, जो कि आप हर हफ्ते में एक दिन देख सकेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि प्रोफेसर है माशाल्लाह। पूरा इंट्रोडक्शन नहीं करवाऊंगा, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी रहे आपके साथ कि हमारे साथ कौन मौजूद है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि माशाल्लाह उनसे बेहतर कैरियर काउंसलिंग आपकी कोई कर नहीं सकता। तो मैं मजान को कहूंगा, आपको भी कहूंगा डॉक्टर साहब कि आप भी साथ रहें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि बेसिकली कैरियर काउंसलिंग होती क्या है। बिल्कुल। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट विद अना मैं ज़ीशान। जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और जो हमारे दूसरे मेहमान हैं उनका इंट्रो करवाते हैं। इंट्रो से पहले एक चीज मैं बताता चलूँ ना कि हमारा जो सेगमेंट है वो हमने बताना है, उसके बाद हम इंट्रो करवाएंगे, ठीक है जी। तो इंट्रो से पहले मैं ये बताता चलूँ, अनम को सॉरी इंटरप्ट करते हुए, लेकिन कहते हैं ना कि जब आप फ्लो में बोलते हैं तो हम काफी चीजें मुझे ये बता रही होती है, तो मुझे आज बोलना पड़ा कि ये अनम हमारा सेगमेंट नहीं है, ये सेगमेंट है उन बच्चों का, उन माँ बाप का जो कि परेशान है कि उनके बच्चे किस सिमत में जाएं। क्योंकि ना देखो, बच्चा, हमने जैसे पहले क्वेश्चन किया था कि हर बच्चा ए ग्रेड नहीं लेकर आता, बिल्कुल। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि वो बच्चा जीनियस नहीं है, ठीक है जी। आपके बी और सी ग्रेड वाले या जी ग्रेड वाले जो बच्चे हैं वो भी एक तहलका मचा सकते हैं, लेकिन उन पर आपको खास तवज्जो देनी है और ये सिम्त देखनी है कि आपका बच्चा क्या बन सकता है। जरूरी नहीं है कि अनम अगर यहाँ पर बैठी हुई एक एंकर हैं तो ये बहुत अच्छा सियासत का प्रोग्राम कर सकती है, ये बहुत अच्छा रमज़ान करीम का प्रोग्राम कर सकती है, लेकिन माशाल्लाह ये एक होस्ट बनी जो कि मॉर्निंग डिलाइट बहुत अच्छा कर रही है, ठीक है जी। तो हर एक का जॉनरा डिफरेंट होता है, ऐसा ही है ना, बिल्कुल ठीक ऐसा ही है। है। तो हमें अपनी सिम्त पता होनी चाहिए, तो जिसका नाम है कैरियर काउंसलिंग आपके लिए। हम आपको डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, वो कौन से डॉक्टर हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन बार बार एक चीज मैं प्रोबिंग करता चलूं कि आपको सिर्फ इस सेगमेंट को इसलिए देखना है कि आपको सही राहें मिलती चली जाएं, क्योंकि ना हमारा बिल्कुल। यहाँ का शो का मकसद क्या है, लोगों को सही सही गाइड करना। तो बिल्कुल अब अनम के अंदाज में हम इंट्रो देखेंगे, क्योंकि अनम इंट्रो बहुत खूबसूरत करवाती हैं, जी है ना।
जी बिल्कुल, हमारे शो पे पहले भी आ चुके हैं, आप मिल भी चुके हैं और बहुत मज़े की बातें भी हमने की थी। तो हमारे साथ जो हैं डॉक्टर तारिक सोमरो, प्रोफेसर IOBM। अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे अच्छा हैं जी। आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अनम, हम दोनों को एक कंबाइन शुक्रिया करना है कि आपने इस सेगमेंट को ओके किया, जी, बिल्कुल। क्योंकि देखिए अनम और मैं काफी चीजें सोचते हैं ना, हमें जैसे हम बात कर रहे थे, अनम ऑन एयर करूंगा, ये काफी चीजें मैं ऑन एयर कर देता हूँ। तो अनम और मेरी बात हुई थी डॉक्टर साहब कि हमने ना ब्यूटी पर बात करनी है ज़ीशान, हमें ये करना है। तो मैंने कहा हम बात करेंगे अबाउट कि हमें फ्यूचर में प्लानिंग्स किस तरीके से हम चीज़ों को बिल्कुल। डायरेक्ट कर सकते हैं ना। डायरेक्ट का जहां वर्ड आया, कैरियर काउंसलिंग कहाँ गया ज़ीशान? तो मैंने कहा अनम कैरियर, कहती कैरियर काउंसलिंग कुछ भी हो करना ही करना करना है। है। तो ये इसका आइडिया, बिल्कुल। तो हम देखते हैं कि करते कराते कोशिश चीजों को। करेंगे। इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब मैं ये बोलूंगा डॉक्टर तारिक साहब कि हमें जिंदगी में सिम्त और राहें कहते हैं ना मुश्किल से चूज करते हैं, ऐसे ही। लेकिन अगर आपने बेस्ट रास्ता चूज कर लिया तो फिर चीजें बेहतर होती और चली जाएंगी। मुश्किलों से ही होकर आगे जाना, वही हमारी कामयाबी है। जैसे Exactly. हम मुश्किलों से लड़ के यहाँ तक पहुंचे हैं और इंशाल्लाह हमारी कामयाबी बनेगी। बिल्कुल। इंशाल्लाह। इसी तरीके से अब आपने भी हमारा साथ देना है, बिल्कुल, चाहे इंशाल्लाह। मुश्किलें हो, कुछ भी हो, आपने इंशाल्लाह। हमारा साथ देना है और आगे इंशाल्लाह। इन बच्चों को आपने सपोर्ट करना है। इंशाल्लाह। जबरदस्त जी। डॉक्टर साहब पहले तो बताइए कैरियर काउंसलिंग होता क्या है? सर देखें, ये टर्म मैंने रिसेंट दिया, जब हम देखते हैं तारीख के औराक में, तो तारीख के औराक में दो चीज़ें हैं। एक तो लोग जो इल्म हासिल करते थे और वो ज़्यादातर मौलम होते थे, ज़्यादातर जो इल्म हासिल किया और पढ़ाने में लग गए, और दूसरा जो सेक्टर था वो हुनर हासिल करते थे। तो हमारे एक सिंधी में कहावत भी है कि हुनर बादशाह, इल्म वज़ीर, यानी हुनर जो है वो बादशाह है और इल्म जो है वज़ीर है। और इल्म ने नौकरी करनी है और हुनर ने बादशाहत करनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद अब जब हमने ज़रिया मुआश को हमने कहा कि जी अब ये हम इल्म हासिल करें और हम उससे ज़रिया मुआश तलाश करें, तो फिर करियर काउंसलिंग की तरफ सोच या कहें कि इसका रवाज शुरू हुआ। अच्छा, अब करियर काउंसलिंग है क्या? मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे अपना एक करियर इस्टेब्लिश करना है, तो ज़्यादातर जो करियर नॉर्मली हमारे पाकिस्तान में अगर देखें तारीख में, तो पहले जो या तो मेडिकल, डॉक्टर या इंजीनियर, उसके अलावा ऐसा कुछ ही भी नहीं होता, था। बिल्कुल। अब आप देखें कि हर फील्ड में आप लोग बैठे हुए हैं, तो आपकी जो होस्टिंग की फील्ड है या मीडिया की फील्ड है, उसमें भी डिग्रीज हो रही हैं, उसमें भी बहुत काम हो रहा है। इवन अगर देखा जाए तो आपकी मीडिया में तो इतने छोटे छोटे कैरियर है, स्क्रिप्ट राइटिंग का अलग है, डायरेक्शन का अलग है, एडिटिंग का अलग है, यानी एक भरमार लगी हुई है। हमने तो एक लड़ने का भी लदा पोस्टर निकाला है। और वो जो लाइव शो में लड़ाई होती है, लड़ाई होती है, बड़े मजे का। वो भी, उसका भी हो सकता है कि कोई आगे चलकर कोई कोर्स में उसका ऐसा आ बिल्कुल जाए। ऐसा होता है। तो अब ये कैरियर्स बहुत है। अब हमें मसला ये कि हमें फोकस, हम असल में होता क्या कि जो कैरियर आजकल जो हो रहे हैं, दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो पेरेंट प्रेशर की वजह से, अगर प्रॉब्लम ये है कि हमारी सोसाइटी में पेरेंट जो है वो अगर डॉक्टर है या इंजीनियर है या कुछ भी वकील है, तो वो कहेगा मेरा बेटा भी, मेरा बच्ची भी ये इस तरह का फील्ड ले। एक तो ये प्रेशर होता है। दूसरा पीयर प्रेशर में कहता हूँ। पीयर प्रेशर ये कि स्टूडेंट आपस में बैठे हुए हैं, उनके चार दोस्तों ने फलां यूनिवर्सिटी में दाखिला ली, फलां डिग्री ले रहे हैं, तो मैं भी वो लूँ। हाँ। ये दो किस्म ये हो गए। तीसरी किस्म वो बच्चे होते हैं जो उनको पता है कि मुझे शौक ये है, मुझे ये काम करना है। ठीक है। जो दिल से शौक लेकर निकलता है वो फिर आगे चलकर कामयाब होता है। जबरदस्त। हमारे यहाँ जो पेरेंट्स का जो रोल है वो ठीक है, हम हमारे तक तो यही था कि हमें जो पेरेंट्स ने काम ने वही कर लिया बिल्कुल और ऐसे ही। उसमें भी एक्सेल करके आगे दिखा दिया। लेकिन अब वो वक्त नहीं है। बिल्कुल अब ऐसे ही। बच्चों को हमारा कंपटीशन भी बहुत हो गया है, तो हमें बच्चों को वो काम लेने चाहिए जो उनका शौक है, जो जज्बा है, जिसमें वो करना चाहते हैं। उससे क्या होगा कि उनके लिए आसानियाँ राहें होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, इससे अनम भी बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि एग्री करेगी। अनम, हमारे यहाँ ना बच्चों से ज़्यादा माँ बाप की काउंसलिंग ज़रूरी है। बिल्कुल। हमारे यहाँ पे माँ बाप का बड़ा एक जी, होता बिल्कुल, है कि अगर अनम ने PhD कर लिया तो ज़ीशान मस्त करेगा। क्यों करेगा ज़ीशान भाई? Exactly. अनम की एक काबिलियत है, वो कर सकती है। मैंने मास्टर्स के बाद नहीं आगे पढ़ना तो नहीं पढ़ना। तो आप ये ये सही करें। हमारे यहाँ देखें, वो एक दुबई में एक कॉन्फ्रेंस थी कि हमें अपने बच्चों की तरबियत कब शुरू करनी चाहिए। बस तो उसमें जो आलिम था उसने एक सवाल पूछा। उसने कहा जी आपकी शादी से 20 साल पहले। उसने कहा शादी से 20 साल पहले पहले अपनी तरबियत करो, सही फिर शादी करो, फिर बच्चे पैदा होंगे, फिर उनकी तरबियत करो। बिल्कुल। सही। तो मसला ये कि हम असल में यानी वालिदैन का जो मसला है, अब वालिदैन के ऊपर भी प्रेशर है, समाजी प्रेशर है। उनके पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों की बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जी हमने बच्चे ने ये कर दिया, हमारे बच्चे ने वो कर दिया। अब वो भी प्रेशर उनके ऊपर आ रहा है, तभी वो प्रेशर उनको अपने बच्चों के ऊपर देना पड़ता है।
तो ये जो कैरियर काउंसलिंग है जो बच्चों को या पेरेंट्स को होनी चाहिए, इसमें प्रेशर नहीं होना चाहिए। प्रेशर को जब निकाल लेंगे तो फिर हमारा कैरियर ग्रो करेगा और कुछ ना कुछ कामयाबी होगी। अदरवाइज देखें इस वक्त पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या, पाकिस्तान में हमें ये भी नहीं पता, हमारे पास डेटा ही नहीं है कि किसको क्या, हमें अगले 5 साल में क्या ज़रूरत है। हम देखेंगे सब लोग बीबीए करेंगे, सब लोग एमबीए करेंगे, सब लोग आईटी में जाएंगे, एक बूम आएगा, 5-10 साल हर कोई वही करेगा। बिल्कुल। जब सैचुरेशन आ जाएगी, जॉब्स खत्म हो जाएंगी, कंपटीशन बढ़ जाएगा, फिर कहेंगे ये वाली जॉब खोल दो, फिर सब लोग उसमें भागेंगे। कोई प्लानिंग नहीं है, कोई कुछ पैरेलल होके कोई नहीं चलता। नहीं, ये मसला। मेरा एक दोस्त था, वो यूके में गया, सही। यूके में गया, उसने एमबीए करना था। अच्छा, वो उसने मुझे बताया कि जब वो क्लास में गया तो वो एक बड़ा क्लास जिसमें 200-250 की कैपेसिटी थी, 4 लोग बैठे थे और वो भी 3 जो फॉरेनर किसी और कंट्री के और एक ये चौथा फॉरेनर। तो उसने अपने प्रोफेसर से कहा आई एम इन राइट क्लास, आई एम इन रॉन्ग क्लास। नहीं राइट क्लास, ये 4 हम पढ़ेंगे। कहते हाँ, बिकॉज आवर गवर्नमेंट सेड कि जी हमारे 5 सालों के लिए इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ये तो आप लोग बाहर से आए, हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो हमें पता ही नहीं कि हमें चाहिए क्या। ठीक है। अच्छा, अब एक बड़ा मसला हो गया, हम कैरियर काउंसलर क्या करेंगे? हम कैरियर काउंसलर तो बच्चों को देकर आपको ये चाहिए, तो वो अच्छा क्या उसकी ज़रूरत भी है मार्केट में, या हमारे पाकिस्तान की मार्केट में या बाहर की मार्केट में? ये भी बड़ा मसला है। तो हमारे पास कोई डेटा नहीं है इस वक्त कि हमें चाहिए क्या, हमें कितने लोग चाहिए, हमें कितने वकील चाहिए, कितने डॉक्टर चाहिए, कितने बिजनेसमैन चाहिए, कितने हमें इंजीनियर चाहिए, कितने हमें साइंटिस्ट चाहिए कंप्यूटर के, कितने डेटा साइंटिस्ट चाहिए, हमें कोई पता नहीं। सही सही सही। ये भी नहीं पता कि हमें कितने चैनल खुलने, हमें कितने होस्ट चाहिए। हाँ, बिल्कुल। जबरदस्त। कोई पता नहीं। पता नहीं हमें यहाँ से कब जाना चाहिए। ये वाली चीजें हमारे साथ हारिस अख्तर ने हमें ज्वाइन इन किया, उनको खुशामदीद कहेंगे और उनसे सवाल करेंगे डॉक्टर साहब क्या उनको क्या क्या प्रॉब्लम है। जी हारिस आपको कहते हैं खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हारिस के वैसे शुरू से परेशान क्यों लग रहा हूँ मुझे, मतलब क्या कैरियर में कुछ प्रॉब्लम है नहीं या धूला बनना है जल्दी, क्या करना है? नहीं, शादी तो बंदा जाहिर है जब सेटल हो उसी के बाद वो तो आपको पता होगी कि कब करनी है, मैं तो सिर्फ राय दे सकता हूँ, लेकिन जब आपने घोड़ी चढ़ना तो आपने चढ़ जाना है, ऐसी बात होती है ना। अच्छा जी, इसी के साथ मरजान है और हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद है। तो मुझे सिंपली आपका क्या सवाल होगा इस नौजवान से? मेरा सवाल ये है कि बेटा आप क्या बनना चाह रहे हैं और क्यों बनना चाह रहे हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा जवाब दूंगा। मैं बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज के ज़माने में सोशल मीडिया का दौर है, इसी चीज़ में टेक्नोलॉजी वगैरह में आगे जा रही है हर चीज़। तो डिजिटल मार्केटिंग में आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग वगैरह आ जाती है, हर चीज़ जो भी बेच रहे हो आप, सर्विसेज है, प्रोडक्ट्स है, हर चीज़ सोशल मीडिया पे है। जैसे ये चैनल भी सोशल मीडिया पे ही चल रहा है। नहीं ये सैटेलाइट चैनल है भाई, सैटेलाइट पे भी social सोशल media मीडिया पे भी की चल रहा है आती है हर बिल्कुल। चीज़ की। जी जी। तो इस वजह से मुझे, मेरा खुद का पैशन है कि मैं डिजिटल साइड पे ही जाऊँ, तो इस वजह से मैं डिजिटल मार्केटिंग परस्यू करूँगा। अगर हम अज्यूम करते हैं कि कल को जो है सोशल मीडिया की जगह कोई और टेक्नोलॉजी आ जाएगी, फिर आप क्या करेंगे? फिर उस तरफ जाएंगे। तो उस तरफ जाएंगे। अच्छा, अब बात है कि जो मैं आपकी बात समझाऊँ, आप एक बीबीए के स्टूडेंट हैं और मार्केटिंग साइड में हैं, और इस वक्त मार्केटिंग में टॉप पर तो डिजिटल मार्केटिंग चल रही है, इस वजह से आप ये चाह रहे हैं कि इसमें मैं एक्सिल करूँ। अच्छा, अब मेरा जो मशवरा आपके लिए ये होगा कि आपको कुछ स्किल्स करनी पड़ेंगी। देखिए, अब बड़ी चीज़ ये होती है कि वहाँ पर हमारे पास सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के जो कोर्सेज हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज हैं, वो आपको करने पड़ेंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको, क्योंकि आपकी जो थियोरेटिकल नॉलेज तो है, लेकिन यू नीड अ स्किल, क्योंकि आजकल अब ज़्यादातर जो है कंपनीज़ जो न्यूज़ मीडिया है, पेपर मीडिया पर नहीं अपनी एड दे रहे, वो सारे के सारे दे रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया के बड़े फ़ायदे ये है कि हमें पता है कि हमें टारगेट किसको करना है। फॉर एग्जांपल, अब हमने एक बार तो ले लिया, एक बार तो एक 50 साल का 60 साल का बोरा भी पड़ेगा उसको, लेकिन हमें सोशल मीडिया में ये है कि हमें पता है कि किसको पढ़ना है, उसकी एज कितनी हो, कौन से इलाके में रहता है, और उसने क्या किया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें होंगी। तो इसमें बेटा आपको थोड़ी सी फोकस इस पर करें, अच्छी बात है, क्योंकि आपकी फील्ड है ही ये। इसमें जब आप अगर कुछ कोर्सेज़ हैं, कोर्सेरा में कुछ काफ़ी कोर्सेज़ आते हैं, कुछ और फ्री कोर्सेज भी हैं जो आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल ये कि जैसे आपने फ्री कोर्सेज की बात की, ये नौजवान बैठा हुआ है यहाँ पे, देखें हम यहाँ पर कैरियर काउंसलिंग करें तो उसमें मरजान भी आते हैं, उसमें डॉक्टर साहब भी आते हैं, ठीक है ना डॉक्टर साहब? अपग्रेड तो हर एक को होना है, ठीक है, तो मुझे कुछ वेबसाइट ऐसी बता दें जो कि यूट्यूब पर अगर मौजूद हैं, कि जहाँ पर आप जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको वो वहाँ पर कोर्सेज हो रहे होते हैं। जी देखें, एक तो हमारे पास जो पेड सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसमें कोर्सेरा टॉप पर है, और दूसरे 2-3 और हैं, लेकिन जो हमारा यूट्यूब है, यूट्यूब एक ऐसा दरिया है इन्फॉर्मेशन का जिसमें काफ़ी फ्री वीडियोस पड़ी हुई हैं। यूट्यूब पे आपको हर चीज़ फ्री मिलेगी। जैसे डॉक्टर साहब की बात हो रही है, अब वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, अब इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उनको अगर सोशल मीडिया की तरफ जाएंगे और ये
डिजिटल मार्केटिंग करेंगे अपनी, तो इनकी बगैर यानी अपने घर बैठे इनकी जो है न्यूज़ सारी दुनिया तक पहुंच जाएगी। जो वोटर होगा उस तक उनका न्यूज़, उनका पैगाम पहुंच जाएगा। सही। तो आजकल देखें, अब इंडिया में जो पिछली हुकूमत जीती इन्होंने, मोदी साहब ने, वो भी सोशल मीडिया के ज़ोर पर, उससे पहले अमेरिका में, और उससे पहले हमारे यहाँ भी पीटीआई ने जो है सोशल मीडिया के बिल्कुल। यानी कंधों के ऊपर ये जो इलेक्शन की तरफ गए। तो आजकल ये वो ट्रेडिशन दौर है नहीं कि वो बैनर लगाएं जिसमें फोटो हो, फिर वो बताएं। ये वैसे अच्छा लगता था अच्छा लगता है, अभी भी है, अभी भी लग रहा है बिल्कुल। अच्छा, लेकिन अब क्योंकि हमें वी नीड टू रीच द राइट पीपल एट द राइट टाइम। सही। ठीक है, अब वो ज़माना, अब देखें एक बार एक आता था, मुझे याद है कि हम सुबह को इंतज़ार करते थे, कोई खबर आ गई सुबह देखें 9 बजे, यार क्या हुआ, वाकई कुछ हुआ या नहीं हुआ। अब तो खबर भी मर जाती है। मतलब मैं, यकीन करें, मैं ऑफिस से निकलता हूँ, मुझे क्रिकेट की थोड़ा सा होता है कि क्या, मैं देखता नहीं हूँ क्या हुआ, जीता या हारा पाकिस्तान। तो मैं जब 1.5-2 घंटे में घर पहुंचता हूँ तो वो खबर आकर ख़त्म हो जाती, 2 घंटे बाद उसका जिक्र भी नहीं होता, सही। खबर डेड हो चुकी है। अब तो लाइफ साइकिल है खबर की, वो ख़त्म हो चुकी है। खबर आई, ब्रेकिंग न्यूज़, पाकिस्तान हारा, जीता, ख़त्म। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट बुलेटिन होगा, जब मैन 9 ओ क्लाक का या 12 क्लाक का, वहाँ पर वो खबर रिपीट होगी, बीच में कहीं खबर नहीं आएगी। तो ये हालात हैं आजकल के मीडिया के, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी अब तो एक बार कोई पढ़ता ही नहीं। आजकल जो भी पढ़ते हैं वो ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं, बहुत ही कम लोग। हमारे पास भी एक अखबार अभी भी आता है, जब मेरी मदर पढ़ती हैं, मैं कभी कभी उसको देख लेता हूँ, लेकिन खबरें तो आपको सोशल मीडिया के थ्रू, दूसरी नहीं, मीडिया से आजकल मिल रही वैसे काफ़ी लोगों ने खबरों का ये किया कि खबर जिनके घर पे न्यूज़पेपर आता है, थोड़ी देर पढ़ते हैं, फिर कहते हैं वो बिछा अलमारी में बिछाने के काम आ बिछाने गया, का वो रोटी किचन में में बांधने वो के लिए काम आ काम आ गया, गया। बिल्कुल। काम से आ रहा है। अच्छा, जी, वैसे एक बात जी। है कि डिजिटल मार्केटिंग की जहाँ तक आपने जी, बात जी। की, तो अगर हम डॉक्टर साहब की तरफ जाते हैं, डॉक्टर साहब आपको कभी ऐसा हो एक मिनट, कि डॉक्टर साहब से एक शिकायत है मुझे। क्या? ब्रेक में हंस रहे होते हैं और यहाँ बिल्कुल संजीदा होके नहीं, बात लेकिन कर रहे अनम एक चीज़ है, देखिए वो माशाल्लाह कैंडिडेट भी है ना, तो नहीं, उनको लेकिन एक अपना ऑरा नहीं, दिखाना नहीं, है नहीं, कि वो लेकिन एक, देखिए अब मुस्कुराहट आई है। देखिए ये वाली मुस्कुराहट चाहिए हमें कि बात करते करते ये होनी चाहिए। ये माशाल्लाह। एक्चुअली डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, आप भी, एक तो मैं फर्स्ट टाइम भी आया यहाँ, दूसरी बात ये है कि मैं इस टाइम वाकई ही ये सोच रहा हूँ, और अभी भी मैं सोच रहा था डॉक्टर साहब की बात के बाद, कि हमारे मुल्क के जो नौजवान हैं, ख़ासकर वो, उनके पास अभी फ्यूचर प्लान ही नहीं है। बिल्कुल। कि वो, वही डॉक्टर साहब वाली बात है कि क्या करना है, वो एक भेड़ चाल बन चुकी है कि अगर कोई एक वे में जा रहा है तो दूसरा उसी को कॉपी कर रहा होता है। बिल्कुल। तो इसी तरह नहीं होना चाहिए हमारे पास। देखिए, मैंने एक टेलीविज़न पे एक प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें मैंने बात की थी पार्लियामेंट में, जहाँ पर एजुकेटेड लोग होने ज़रूरी हैं हमारे पार्लियामेंट में, और वहाँ पर वो ऐसा जो आइन तो वहीं बन रहा होता है, तो उसमें सबसे पहले जो है वो है पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन के शोबे को तरजीही बुनियादों पे लेकर आना आगे। तो अब हमारा जो नौजवान है, या हमारी यंगस्टर जनरेशन है, या न्यू बॉर्न जनरेशन है, उनका कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा पाकिस्तान में। तो एक अगर सीरियसली इसको देखा जाए तो वाकई हंसना भूल जाएंगे हम, और ये प्रॉब्लम इसलिए है कि मैं सोच रहा हूँ कि लाइफ तो बहुत मुख्तसर है हमारी, और मुख्तसर होती जा रही है। हमारे पेरेंट्स ने तो इतना किया कि हम कुछ बन गए, लेकिन हम अपनी जनरेशन को क्या जो है ना गाइडलाइन दे रहे हैं, या उन्हें क्या हम डिलीवर कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में डिलीवर होता कुछ नज़र नहीं आ रहा दिन ब दिन। अभी देखें, रात 13 रुपए पेट्रोल अचानक बढ़ गया, जिसका कोई रात को बढ़ाते ना, रात ज्यादा को भी बढ़ गया। आप डरे ना, इसलिए दिन में नहीं बढ़ाते। देखिए ये हुकूमत की एक अच्छी बात है कि वो रात में बढ़ाती है, वो कहती है कि रात आपके आराम से सो जाएंगे, सुबह उठेंगे तो गुस्सा ठंडा होगा। तो ये चीज़ है। और अब वो 13 रुपए बढ़ने से अब जो रोज़मर्रा के मामलात हैं, यानी आपके जो खाने पीने की अशिया हैं, वो भी महंगी हो गई फ़ौरन। अब एक वही बात है कि एक मज़दूर आदमी वो कैसे सरवाइव करेगा। डॉक्टर साहब की ये बात बहुत अच्छी है कि बैनर्स और पम्फलेट और ये चीज़ें जो होती थी, कोई भी कैंडिडेट किसी भी हलके में खड़ा होता है तो वो अरबों रुपए या करोड़ों रुपए खर्च कर देता है उस हलके में जीतने के खुद ही लिए। हल्का हो जाता है बेचारा खर्च कर करके ना। अब वो कुछ कर्जा लेता है, कुछ करता है, अब वो जब हार जाता है तो उसको वो समझे कि हॉस्पिटलाइज ही हो जाता है ऐसे ही है। एक तरह से। अच्छा, अब एक चीज़ का तो ये है कि ये जो जिद्दत है, ये जो सोशल मीडिया के थ्रू है, तो इसमें वो एक है कि आप अपनी जो भी बात है वो डोर टू डोर पहुंचाने की बजाय आप बल्कि माइंड तक पहुंचा रहे हैं, कि जो भी फ़ोन देख रहा है
सोशल मीडिया के केयर ऑफ उस तक वो बात आपकी पहुंच रही है। अच्छा, अब इसमें एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए, इसमें नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस पे भी आप देखें कि हमारी न्यू जनरेशन को जो है वो नेगेटिव ज़्यादा किया जा रहा है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सेकंड आखिरी बात मेरी इसी टॉपिक पे है कि हम जिस वे में जा रहे हैं ये आगे जाके डेंजरस हो जाएगा न्यू जनरेशन के लिए। इसमें हमें सबसे पहले मिल के जो है ना एक कौम के तौर पे ये देखना है कि हम अपनी जनरेशन को एजुकेशन और हेल्थ में कैसे इम्प्रूवमेंट और उन्हें डिलीवर कैसे करें। जबरदस्त जी डॉक्टर साहब। है ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, मैं इस पे आ रहा था कि कैरियर काउंसलिंग में हमारे पास जो मेन चीज़ है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी पड़ेगी हमें, कि वो है हमारी प्रोफेशनल डिग्री। अब उसके कुछ चीज़ें मैं आपको ज़रा ब्रीफ करूँ, कुछ वालिदैन भी देख रहे होंगे। प्रोफेशनल डिग्री में जैसे हमारे पास इंजीनियर हो गया, मेडिकल डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, नर्स हो गई, आपके यानी मीडिया की फील्ड हो गई, और बहुत सारी फील्ड हैं, ये सारे इनको हम प्रोफेशनल डिग्रीज कहते हैं। उसमें नंबर वन चीज़ होती है कि वो डिग्री जहाँ से भी करें वो एक्रेडिटेड हो। ठीक है। अब पहले एक्रेडिटेशन क्या है? एक्रेडिटेशन कुछ एजेंसीज होती हैं, वो चेक कर रही होती हैं कि ये इस यूनिवर्सिटी में जो डिग्री पढ़ाई जाती है ये क्वालिटी के हिसाब से ये उसके बराबर है या उसके लायक है। मयार के मुताबिक है या ये तो उसके नहीं उसको है, फिर हम ठीक वो सर्टिफाई करते हैं, एक्रेडिटेट करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक्रेडिटेशन लोकल भी है, इंटरनेशनल भी होती है। पहला तो काम, जब भी कहीं जाएं तो यूनिवर्सिटी में दाखिला लेनी है आपने, अगर अपने बच्चों को आपने प्रोफेशनल डिग्री में, तो चेक कर लें उसकी एक्रेडिटेशन हुई या नहीं हुई। अच्छा, उसके लिए कोई वेबसाइट भी है? जी, HEC की वेबसाइट मौजूद ठीक है, है। जिसमें HEC से आपको फिर, अब अगर मैं बात करूँ कि अगर इंजीनियरिंग है तो PEC की वेबसाइट पर सारे इंस्टीट्यूट की लिस्ट लगी हुई है। अगर NCEC की बात करेंगे, कंप्यूटिंग के सारे कोर्सिंग की, उनके पास लिस्ट लगी हुई है। NBAC की बात करेंगे, BBA MBA प्रोग्राम सारी यूनिवर्सिटी की। अगर आप फिर मेडिकल में जाएंगे, PMDC की साइड है, वहाँ पर सारी यूनिवर्सिटी जो ऑथोराइज हैं डिग्री देने के लिए, BDS MBBS एंड अदर। फिर इसी तरह नर्सिंग काउंसिल ऑफ पाकिस्तान है, उसमें आल अच्छा, फिर इस तरह फिर लॉयर्स की भी अलग है। तो इस तरह हर फील्ड की अलग वेबसाइट है। HEC के आप उसका लिंक निकाल सकते हैं एंड देन यू कैन सी। तो पहला काम कि आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं क्या वो उसकी डिग्री प्रोग्राम वो एक्रेडिटेड है या नहीं है, पहला ये बात। बिल्कुल। अच्छा, अब दाखिला हो गया आपकी, अब क्या है कि आपने वो डिग्री हासिल की। अब डिग्री सिर्फ ये प्रोफेशनल पाकिस्तान में इतना कम होता है, लेकिन मैं जब बाहर की बात करूँगा तो प्रोफेशनल डिग्री का सिर्फ हासिल करना नहीं होता, उसको सस्टेन भी करना होता है। जबरदस्त। जैसे मेडिकल साइंस, डॉक्टर साहब बैठे हुए, तो मेडिकल में हमारे, मैं UAE में था, तो वहाँ उनको कुछ पॉइंट्स अर्न करने होते हैं हर साल। क्योंकि अगर वो, उसका मतलब ये कि आप किसी कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, वहाँ से एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने इतने पॉइंट्स अर्न किए। इनको मुख्तलिफ नाम देते हैं, PDUs भी कहते हैं, कुछ यानी प्रोफेशनल डेवलपमेंट यूनिट्स भी होते हैं, किसी फील्ड में किसी कुछ और कहते हैं। तो वो जो पॉइंट्स आपको मिलेंगे तो आपकी फिर वो रिन्यूअल होता है कि जो आप मेडिकल डॉक्टर MBBS हैं या आपने कुछ भी किया हुआ है, आपने ये इतने पॉइंट्स UAE में आपने अर्न करने साल में, वरना आप सेकेंड ईयर आपका रिन्यूअल नहीं होगा। यानी 200 पॉइंट्स उन्होंने रख दिए कि 200 पॉइंट्स लेने ही लेने उसके लिए फिर ठीक है। आपको यानी वो चाह रहे होते हैं कि आप अपने प्रोफेशन से जुड़े रहें और अपने आप को अपग्रेड करते रहें। ठीक है। यानी मैं इस मोड में भी कल और परसों मैंने एक सर्टिफिकेट अभी भी लिया है, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ कोई चीज़ मिल जाती है तो मैं वो अर्न कर लेता। एक बार अभी सर्टिफिकेट अभी रहता है, वो इंशाल्लाह 1-2 दिन में कोशिश करके ले लूँगा। तो उसके लिए पढ़ना भी पड़ता है, फिर एग्ज़ाम भी देना पड़ता है, तो सारी चीज़ें चल रही होती हैं। अच्छा, इसी तरह टीचिंग एक बड़ा मुकद्दस पेशा हमारे यहाँ। अभी सिंध गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया है कि टीचिंग के लिए लाइसेंस उन्होंने शुरू किया है, उससे पहले नहीं था, तो उनके लिए भी। अच्छा, फिर ये अब टीचिंग का ये मतलब है कि आपने टीचिंग लाइसेंस लिया, अब आप सदियों तक पढ़ाएंगे, ऐसा भी नहीं है। तो इसके बाद हमें वो सिस्टम शुरू करना पड़ेगा पाकिस्तान में। सिर्फ PEC पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल क्या रिन्यूअल होता है, उसमें उनको वो पॉइंट्स अर्न करने पड़ते हैं। यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक फील्ड है जिसमें हमें PDUs देने पड़ते हैं। अदरवाइज़ बाकी फील्ड में, जैसे मैं कंप्यूटर में हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं करना। मैं अपनी अलग बात है, मैं अपने कोर्सेज पढ़ता रहता हूँ, करता रहता हूँ, अपनी नॉलेज गेन करता रहता हूँ, लेकिन नहीं। तो एक तो आपने एक्रेडिटेशन वाले जो हैं डिपार्टमेंट्स या यूनिवर्सिटी, वहाँ से आपने डिग्री ली। सेकेंड स्टेप पे आपने अपने आप को प्रोफेशनली इन टच रहना है अपनी सारी चीज़ों से। और फिर तीसरे नंबर पर आप किसी न किसी प्रोफेशनल सोसाइटी के साथ अटैच हो जाएं, मेंबरशिप ले लें। अब जैसे मैं IEEE का मेंबर हूँ, ACM का मेंबर हूँ, जो कंप्यूटर के रिलेटेड सोसाइटीज़ हैं। तो बाकी लोग अपने अपनी सोसाइटीज़ के वो मेंबरशिप लेंगे। उससे क्या होगा कि उनको वहाँ से भी एक मटेरियल मिलता रहेगा, नॉलेज मिलती रहेगी, कि यार अपडेट रहेंगे अपने आप को। सही। अच्छा जी, उसके बाद अब आपने ये भी कर लिया, अब
अब फिर आपके ऊपर भी जिम्मेवारियाँ भी आ जाती हैं कि जो आपने डिग्री भी अच्छी ले ली, आप अपने आप को हर साल फ्रेश भी कर रहे हैं, रिफ्रेश भी कर रहे हैं, आप सोसाइटी के साथ मेंबर भी हैं। अब आपके ऊपर भी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सही कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, कि क्या करना है क्या क्या नहीं नहीं करना। करना, बिल्कुल। अब वो भी आपने अपने कोड ऑफ एथिक्स, क्योंकि जब भी आप प्रोफेशनल सोसाइटी ज्वाइन करेंगे उनका अपना कोड ऑफ एथिक्स होता है, वो कोड ऑफ एथिक्स आपने अबाइड बाय करना है हर सूरत हाल में, भले आप खुश हैं खुश नहीं हैं, बीमार हैं नहीं बीमार, आपको हर वक्त वो अपना कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करना है। ठीक तो है। ये कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती हैं एक प्रोफेशनल के ऊपर। अच्छा, फिर दूसरी जो डिग्री है, जैसे हमने बीए कर लिया, एमए कर लिया, तारीख में कुछ कर लिया, तो वो ये नॉन प्रोफेशनल डिग्रीज कहलाती हैं। इनके लिए यूनिवर्सिटी का लीगल होना ज़रूरी है कि भाई आप ये यूनिवर्सिटी एक्रेडिटेड है HEC से, आप वहाँ से करें और उसके बाद उसमें भी मेहनत करें। लेकिन उसमें भी ये कोई सोसाइटीज़ या कोई उनका कोई पॉइंट सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी इल्म हासिल किया है तो उसके लवाजमात तो पूरे करने होंगे। तो ये दो किस्म की स्ट्रीम्स हैं कि एक हम प्रोफेशनल डिग्री, एक नॉन प्रोफेशनल डिग्री की तरफ ठीक जा रहे है। और प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल डिग्री का तो सिलेक्शन आपको करना पड़ेगा, जी। क्योंकि आजकल तो प्रोफेशनल डिग्री का जी, ही जी, दौर है। बिल्कुल। अच्छा, मैंने एक आपसे भी बात करनी थी है ना, मैंने बड़ी हंसी आई, मैंने बच्चे की वीडियो देखी तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बहुत जल्दी 5G लॉन्च करने वाला है। ठीक है जी। और उन्होंने कहा कि पौना जी तो यहाँ आता नहीं है, हम 5G कहाँ भेजेंगे, मतलब अपना मोबाइल करो तो पौने से ऊपर चढ़ती नहीं हमारी जी। तो ये क्या मकसद है, ये मुझे बताएं जरा। अच्छा, बड़ी ये फनी बात है ना, अपने बच्चे ने जैसे कहा कि यहाँ तो पौने जी नहीं आती तो हम कहाँ से 5G पे जाएंगे। अच्छा, ये मसला ये कि मोबाइल टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हम इस वक्त 4G यूज़ कर रहे हैं और जो आती नहीं है। नहीं वो अलग जगह देखिए। अच्छा, आप एक फैसिलिटी देखें आपकी। अच्छा, मैं थोड़ा सा टेक्निकल समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा गिलास है, ठीक है जी, ठीक है। इसमें पानी कितना आएगा, जितनी ठीक इसमें जगह होगी। ठीक है। अच्छा, अगर इसमें मैं जग पूरी डालूंगा तो वो गिर जाएगा। सही। तो 4G के लिए आपकी डिवाइस की क्या कैपेबिलिटी जो इसमें आप ले रहे हैं। नहीं, सेव वाले मोबाइल में सब कैपेसिटी है। नहीं, सेव ऐसा- वाले ही मोबाइल नहीं, ज्यादा नहीं, लोग यूज ठीक करते है, लेकिन फिर भी जो आपका जो 4G जो मोबाइल है, क्या उसमें वो उसकी कैपेसिटी देखें। सिर्फ टच सिस्टम वाला मोबाइल या आपका जिसमें थोड़ी सी मेमोरी हो, इट इज़ नॉट इनफ। देखिए, अगर मैं, अच्छा 5G में क्या होने वाला है कि अब मैं एक वाईफाई, अगर मेरे पास इस वक्त 4 वाईफाई आपके ऑफिस में चल रहे हैं, तो 5G का अगर मेरे पास वाकई रियल मोबाइल होगा तो आई कैन कनेक्ट टू 5 वाईफाई एट सेम टाइम। सही। तो सारे पास ऑटोमेटिकली मेरी तो speed पासवर्ड बढ़ेगी। बताना पड़ेगा, वो फ्री नहीं, वो पासवर्ड free- पता लगेगा तो मैं तो पता खरीद लगेगा। लूंगा। नहीं, लेकिन आप अभी इस वक्त तो किसी एक से कनेक्ट करें। मेरे घर में 2 हैं तो मैं किसी वक्त एक वक्त में एक पे कनेक्ट बिल्कुल कर रहा ऐसे ही हूँ, है, ऐसे ही। मैं दूसरे पे नहीं जा सकता। सही। अगर मैं देखता हूँ वो स्लो चल रहा है, मैं दूसरे से कनेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन मैं एट ए टाइम दोनों पे नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन 5G के आने के बाद आप 5 पे भी कर सकते हैं। मकसद करने का कि हर चीज का देखें अपग्रेडेशन। नहीं, आपकी डिवाइस में भी तो इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए नहीं कि आप पौना वाला करेंगे आप फुल करेंगे। नहीं देखिए, एक बात मैं डॉक्टर जी, साहब मैं इसको ये भी बोलूंगा, अनम आपको भी दौर याद होगा, एक साथ 4 सिमों वाला मोबाइल आ गया तो काला जी, इतना जी, बड़ा, जी, बिल्कुल। और वो मतलब माशाल्लाह इस तरह होता था कि आपके घर में बज रहा है तो पड़ोसी भी कहते थे मैं जाग गया भाई, इसको बंद कर बिल्कुल दो। पता चल ठीक है। जाता तो था। उसके अंदर टेक्नोलॉजी ये थी कि एक सिम जब आप यूज करते थे तो दूसरी 3 सिमें नहीं एक्टिव रहती थी। फिर टेक्नोलॉजी आगे जिद्दत हुई, आप लोग भी बिल्कुल। इससे अवेयर हो गए जी, जी, कि जब टेक्नोलॉजी आगे जिद्दत आई तो वो चारों सिमों पे आपको ब्लिंक हो रहा होता था। बिल्कुल। तो लेकिन वो समझ आती थी ना हाँ, इतना। असल में देखें टेक्नोलॉजी अवेलेबल है 5G की, पाकिस्तान में जल्दी आ जाएगी। लेकिन क्या ये टेक्नोलॉजी पूरे पाकिस्तान में आएगी? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि सिर्फ शहरों तक महदूद रहेगी। क्योंकि देखें इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो लगा ना, ऐसे नहीं है कि आपने सिर्फ टेक्नोलॉजी को आपने एक कमरे में लगा नहीं, दी। कराची में अगर सिर्फ डिफेंस में दी तो हम तो गरीब रह जाएंगे ना, फिर मुश्किल फिर है। ये मसला, यहाँ मसला देखें वो फिर कंपनीज के ऊपर है जो लॉन्च कर रहे हैं, क्या वो कहाँ कहाँ सर्विस देते हैं। अब देखें ठीक। 4G का मैं आपको एक छोटे से गांव में चले जाएं, आपका इंटरनेट काम कर रहा है, इसका मतलब है 4G काम कर रहा है। ठीक है, जिसकी उसकी उतनी ताकत थी वो नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी काम कर रहा है। अभी हम देखें, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले टिकटॉक की बात है, अब टिकटॉक एक गाँव में भी बच्चा बना रहा है और वो अपलोड कर रहा है, इसका मतलब है कि उसका 4G वहाँ काम कर रहा है। वहाँ पर आप देखेंगे PTCL के जो नॉर्मल जो हैं वो नहीं कनेक्शन है, सिर्फ हमारे मोबाइल फ़ोन के थ्रू जो है वो कनेक्ट हुए हैं। पूरे पाकिस्तान कनेक्ट है मोबाइल फ़ोन के, तो इनको मानना पड़ेगा। ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं हमारे टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की, जैसे इसके रेट भी कम हो गए हैं। पूरी दुनिया में ये महंगी सर्विस है। अगर आप मोबाइल फ्री भी देते हैं, देखिए आपकी अगर सेलुलर सर्विस है तो अमेरिका, लंदन, यूके के अंदर आपको फ्री मोबाइल देते हैं कि आपने हमारी सर्विसेज यूज की जी, हैं। जी। हमारे तो कहते हैं ये मोबाइल भी जमा कराओ, तुमने क्यों इस्तेमाल करा। थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है ना यहाँ पे। जी, मतलब देखें एक चीज़ है कि आपके पास फैसिलिटी है, अगर पाकिस्तान प्रॉपर तरीके से लॉन्च, देखें वही बात है, इस वक्त 4G भी हमारा हर जगह नहीं काम कर रहा। कर रहा। ठीक है, बहुत सारी जगहों पर अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं
तो आपका ड्रॉप होता जाएगा, कहीं आपको 2G मिलेगा, कहीं 3G मिलेगा, कहीं 4G। और कहीं कहीं तो हाथ जोड़ लेते हाथ बस जोड़ कर दे, के मैं थक बस गया करें। हाँ, कोई रास्ते कहीं में ना आपको ऐसा बिल्कुल होता है जी जी। तो मैं एक दिन मैं भी आ रहा था वहाँ से, मतलब यानी मेन नेशनल हाईवे से सक्खर की तरफ से कराची, तो एक मेरी ऑनलाइन मीटिंग थी, वो आवाज़ मैंने कनेक्टेड, फिर ब्रेक हो जाता कनेक्शन, तो मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं इस वक्त रास्ते में हूँ। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये क्या है कि हमारे फिर हमारे गवर्नमेंट की भी एक है कि वो उनको इन्फोर्स करें इन कंपनीज को कि आप हर जगह ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। जबरदस्त जबरदस्त। तो साहब आपकी तरफ फिर आएंगे क्योंकि माशाल्लाह ये सिलसिला अब शुरू हो चुका है और आप हर हफ्ते ये कॉर्नर देखेंगे जिसको डॉक्टर साहब लीड करेंगे। और क्योंकि हमें छोटी छोटी बातें तो करनी है ना, तो हम वो साथ करेंगे, लेकिन मेजर इनके साथ अब स्टूडेंट्स होंगे। अगर आप भी चाहते हैं आना तो बिल्कुल आप भी आ सकते हैं, आप हमसे रब्ता करें। और बिल्कुल जनाब, मैं आपको ये कहूँगा कि यहाँ पर आकर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपका माइंड पढ़ के, या आप, क्योंकि देखिए कैरियर काउंसलिंग बिल्कुल एकदम से हम आंसर नहीं कर सकते ना कि हमने सेकंड आवर में इसको रखा है या फर्स्ट आवर में अगर हमने इसको रखा है, कुछ किसी भी चीज़ को रखा है। देखिए डिपेंड करता है ना कि आपकी सिचुएशन क्या है, उस दिन की डॉक्टर साहब की अवेलेबिलिटी क्या है, क्योंकि माशाल्लाह हर जगह पर इंगेज होते हैं ना। तो हमें आपको ये रिक्वेस्ट होगी कि आपने अगर कोई 1, 2 या 3 स्टूडेंट्स जो भी आते तो आप टाइम से थोड़ा पहले आए शो के, और उसके बाद आप आकर बैठ कर बात करें। आप आकर ये बताएं कि डॉक्टर साहब मैं ये करना चाहता हूँ, ये मेरी स्किल्स हैं, उसके बाद मुझे कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए। तो फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग से ही आई गेस बेटर कैरियर काउंसलिंग होती है। जी मरजान, हम आपकी तरफ आएंगे कि अगर हम आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं कि मरजान ने इतने अच्छे बाल भी माशाल्लाह आ गए, मरजान के हमारे डॉक्टर के बड़े अच्छे अच्छे अपॉइंटमेंट दे रहे होते हैं, तो माशाल्लाह ये जो आपका आगे बढ़ाने का, आपको अप्रिशिएट करने का जो आपका एक अंदाज है, तो वो मैं ये कहता हूँ कि वक्त ने सिखाया या आपके अंदर शुरू से ये क्वालिटीज थी? नहीं, मैं आपको बताऊँ, मेरे अंदर बचपन से एक चीज़ थी। मैं कहीं जाता था ना, तो मैं चाहे अपने से बड़ी एज में हो या क्वालिफिकेशन में हो, किसी तरह से भी मैं वहाँ से सीख कर आता था। मेरी ऑब्जर्वेशन बहुत ख़तरनाक होती थी। सही। मैं किसी भी ड्रेस को अगर स्क्रीन पे देख लूँ ना, तो वो मेरा सिर्फ एक दफ़ा होता है मेरे यहाँ पे। मैं बम बनते हुए नहीं देख लेना भाई। नहीं, मैं टेररिस्ट की तरफ तो मैं बिल्कुल नहीं। तो मेरी चीज़ ये, मैं जहाँ पे भी गया ना, मैंने सीखी कुछ चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें मैं बहुत जल्दी सीख लेता हूँ। माशाल्लाह, ये अल्लाह ने मुझे दी। अगर मुझसे कुछ लिया था ना, तो उसने मुझे, मैंने ये ज़िशान कभी भी नहीं सोचा मेरे साथ ये हादसा हो गया, मैं पीछे रह जाऊँगा, ये मैंने नहीं सोचा। ना शुक्रे नहीं हो ना, नहीं हो, माशाल्लाह तवक्कल वाले हो। तवक्कल। इसलिए मेरे पास है ना, मुझे लोग यही कहते हैं कि यार तुम्हारे पास, अभी मैं बताऊँ, मेरी कुछ टर्किश लोगों से हुई थी, जो बराक ऑक्सोवेट ये पाकिस्तान जब आए थे, मुलाकात हुई मेरी। तो वो मुझे शुरू से 94 से मुझे बेहद पसंद थे, लेकिन मेरी मुलाकात अचानक एक मॉल में हो गई उनसे। ये वो मिले बहाल, फिर मैं उनके होटल गया, उनके लिए कोई गिफ्ट विफ्ट लेके गया, तो उन्होंने मुझे जाते वक्त इतना खूबसूरत जुमले से नवाजा। और उन्होंने कहा, मरजान जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा ना, मैं एकदम शौक सा हुआ कि ये क्या हुआ, इसके साथ हादसा हुआ, लेकिन तुम्हारा मिलना, लपकना, एकदम हक करना मुझे और मुझसे इतनी बातें करना, मैंने कहा यार इसके अंदर जो क्वालिटी ना, ये स्ट्रेस नहीं दे रहा। वरना उमन लोग हादसों के बाद है ना बैठ जाते हैं, डर जाते हैं, समाज डरा देता है, हमारा पाकिस्तानी माशरा डराता है। हमारा पाकिस्तानी माशरा अगर आप हादसे का शिकार हो जाए ना, तो चाहते हैं ये मर जाए, ये बोझ है। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये, फादर ने मेरे ये सिखा दिया था कि है ना, तुम्हें जी के दिखाना है, तुम्हें कोई भी नहीं अपनाएगा माँ बाप के अलावा, ठीक, तुमने अपनी रास्ता खुद ही ढूंढना है। और अब देखिए लोग आपके मोहताज हैं कि मरजान कपड़े बनाए और हम पहनेंगे, जैसे डॉक्टर हो तो हम आगे बढ़े। ये मेरी ये जो कमी थी ना, मैंने हथियार बना लिया था। जबरदस्त। और इसी के साथ डॉक्टर साहब के पास आते, मैदे में बड़ी दर्द है डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब ये भी बोल सकते हैं कि मोड़ दोगे तो दवाई दूंगा। और जी हम हारिस की तरफ चलते हैं। हारिस, मुझे ये बताएं कि काफी देर से आप चुप है, तो मुझे ये बताओ कि अभी जो हमारा तालीमी निजाम चल रहा है, आर यू सेटिस्फाइड? नहीं सेटिस्फाइड? क्या ऐसा क्वेश्चन है जो कि हमें डॉक्टर साहब, क्योंकि डॉक्टर साहब इस वक्त यहाँ पे ना कटहरे में, ठीक है, इनसे सवाल करने हैं हमने, तो मुझे ये बताओ कि आपको क्या ऐसे, क्योंकि देखिए प्रोफेसर है तो नेचुरली ये आंसरेबल हैं यहाँ पर बैठ के, क्योंकि माशाल्लाह आप एज अ होस्ट यहाँ पे बैठ रहे हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि आप जो है क्या एक प्रॉब्लम है आपको, आपकी जो निजाम जो आप पढ़ रहे हो इसके अंदर ये चीज नहीं होनी चाहिए, पेपर नहीं होने चाहिए, ये नहीं बोलना, मार्क्स मिलने चाहिए। बेसिकली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो शुरू से एक ही चल रहा है, रटा रटाया। हमारी इवन जो सिंध बोर्ड की टेक्स्ट, क्या मतलब क्या बोले वो कि पहले आए आपकी शादी कराएंगे फिर आप पेपर देंगे, ऐसे करना चाहिए? मतलब कोई चेंज नहीं है, जो अंग्रेज छोड़ के गए वही सिस्टम फॉलो हुआ। आगे जो बुक्स हैं 80s में जो चल रही थी सिंध बोर्ड की, वही चल रही है अभी भी, कोई अपडेट नहीं है, कोई नया चीज। मैं कोरोना का टॉपिक पढ़ना चाहते हैं आप भी। सही बात है। मेरी एक चीज समझ में नहीं आती है, सिलेबस यहाँ कौन अख्तियार करता है? जी, मैं
मैं जवाब देता हूँ क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ। हाँ। अच्छा, दोनों अच्छे सवाल आते हैं और ये मैं दोनों से एग्री करता हूँ। देखें, हमारा सिस्टम है वो ऐसे बनाए कि रटा करके पास करना है। अब देखें, वहीं पर हम मैट्रिक और अगर इंटरमीडिएट की बात करें, वहीं पर O लेवल और A लेवल में आते हैं, तो हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो लॉजिकल होते हैं, सिनेरियो बेस्ड होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे नहीं होते आपने कहा फला चीज़ याद करके आनी, लेकिन क्या मुझे ज़िंदगी में याद क्रैमिंग नहीं हुई, मेमोराइजेशन नहीं हुई, तो फिर मेरे अच्छे ग्रेड नहीं आते थे। जब यूनिवर्सिटी में आया, जब मुझे वो हुआ कि भाई अब मैं तो रटा नहीं करना, जो भी जवाब सही देना है, तो मेरी अच्छी पोजीशन आ गई, मैं पोजीशन लेना शुरू कर गया। तो एक तो मसला हमारे निज़ाम का है जिसको आहिस्ता आहिस्ता ठीक किया जा रहा है, ऐसा नहीं है, काम हो रहा है। इनकी आपका 15 नस्लें खत्म हो जाएंगी, निजाम नहीं, ठीक मैं क्या करूं, मेरे अगर मेरे हाथ में हो, देखें ठीक। देखें, मैं एक प्रोफेसर में अपना कोर्स पढ़ा सकता हूँ। नहीं, लेकिन आपको चाहिए कि नहीं, जैसे आप बोलते हैं ना, वैसे सबको बोलना भी चाहिए ना डॉक्टर नहीं, मैं तो आपके सामने ऑन एयर बिल्कुल। कह रहा हूँ कि वाकई हमारा सिस्टम सही नहीं है। अब आते हैं जो सर का सवाल है कि जी सिलेबस, करिकुलम। अच्छा, अब करिकुलम अगर देखा जाए हायर एजुकेशन में, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो हायर एजुकेशन में करिकुलम हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल मेयार का है। देखें, अगर हम इंजीनियरिंग का देखें तो हमारा जो है वाशिंगटन अकार्ड के हिसाब से, हम कंप्यूटिंग में देखें तो हमारा जो है सियोल अकार्ड के साथ है, तो हम किसी से भी कम नहीं हैं। लेकिन अब मसला ये कि हम जब क्लास में देखें, एक हमारा निज़ाम हुआ करता था एनुअल सिस्टम का कि आपने साल पूरा करना है, उसमें इम्तिहान देना है, वो ख़त्म हो गया, हम सेमेस्टर बेस पे आ गए। अब सेमेस्टर बेस में हमारे पास मुख्तलिफ अप्रोचेस हैं असेसमेंट करने के। एक को हम कहते हैं समेटिव, एक को कहते हैं फॉर्मेटिव। अच्छा, अब होता क्या कि आप सेमेस्टर का मकसद ये है कि आपको अपने जो असेसमेंट है वो छोटी छोटी करनी है, कि आपने एक हफ्ते में कुछ पढ़ा, उस पर आपने क्विज़ ले लिया, असाइनमेंट ले ली, उसको फिर आपने असेस किया, फिर आउटकम बेस्ड आप क्या देखिए, हम चाहते हैं कि हम अपने ग्रेजुएट्स को कहाँ लेके जाना चाहते हैं, तो हमारे पास कुछ लर्निंग आउटकम्स होते हैं, वो हमें अचीव करने होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटीज़ में तो बहुत बेहतर सिचुएशन है। लेकिन पीछे जाता हूँ मैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में कौन आएगा जो कॉलेज से पढ़ के आएगा, कॉलेज में बिल्कुल। कौन आएगा जो स्कूल से पढ़ के हाँ। आएगा, स्कूल में कौन आएगा जो प्राइमरी से पढ़ के आएगा। तो वो निज़ाम हमारा रटे रटाए का निज़ाम है। अच्छा, जब स्टूडेंट ये पहुँचते हैं हमारी यूनिवर्सिटी में और इस सिस्टम को देखते हैं, तो फिर अगेन वो थोड़ा सा प्रॉब्लम उनके लिए होता है कि ये एक तो वो उनको हर क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी किसी वक्त भी क्विज हो सकता है, कोई भी टेस्ट हो सकता है। अगर वो कोई मिस करेंगे तो वो फिर चीखना शुरू कर देंगे कि भाई ये क्या हुआ, हमें तो 4 छुट्टियां अगर हम कर सकते हैं तो हमने 1 छुट्टी कर ली, भाई आपने क्यों कर ली, सरप्राइज क्विज था, सरप्राइज टेस्ट दिया, आप छुट्टी बंद करना चाहता हूँ बच्चों की। हाँ, ये होता है, ठीक है। लेकिन हम एक निज़ाम है ना, एक निज़ाम, देखिए निज़ाम अल्लाह ताला ने जो भी निज़ाम है, अगर आप उस पर अमल करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। यहाँ वायलेशन क्या होती है कि मैं इंडिविजुअल टीचर, मैं कुछ घोटाला करता हूँ, मैं मतलब मुझे पढ़ाना था, ये कंटेंट मैंने कम पढ़ा लिया बच्चों को खुश करने के लिए, ग्रेड देने के लिए। ये हमारी ह्यूमन प्रॉब्लम्स हैं। बिल्कुल। यही ह्यूमन प्रॉब्लम फिर रिफ्लेक्ट होती हैं कि दोनों सवाल निकलते हैं। जबरदस्त। ठीक है, अगर ये हम सारे परफेक्ट हो जाएं, सारे टीचर उसी नीयत से कि ये नबियों का पेशा है और हमें पढ़ाना है नबियों के पेशे के हिसाब से, उनके हम नक्शे कदम पे चल रहे हैं, तो फिर कभी मसला नहीं आएगा। जबरदस्त। और इसी के साथ डॉक्टर साहब टाइम खत्म हो जाता है, आपसे मैं फाइनल थॉट्स इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि आपने अब ये हर हफ्ते में एक दिन आपने हमें देना है, लेकिन आपके आने का बहुत शुक्रिया और इतने अच्छे तरीके से हमें एनम गाइड करने का कि कैरियर काउंसलिंग है क्या। इसी के साथ हारिस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करता हूं कि आपको आपके जवाब जो है वो जितने हद तक वो बेहतर दे सकते थे वो दिए, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है और ये सिलसिला इस तरह जारी रहेगा तो आपने भी साथ जुड़े रहना है। इसी के साथ मरजान, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट है, क्या कहना चाहो? नहीं, मेरा यही है कि मैंने सुना है कि बाहर अमेरिका और यूके वगैरह में वहाँ नॉलेज के हिसाब से पढ़ाया जाता बच्चे को, बिल्कुल ठीक है, रट्टा नहीं होता। और पाकिस्तानियों को ये चाहिए कि ग्रेजुएशन करने से पहले जो ये सोचते हैं कि इसको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, ये दिमाग से निकाल दें। ज़रूरी नहीं कि हर गवर्नमेंट जॉब करने वाला है ये सक्सेसफुल आदमी। मेरे नज़दीक एक रेडी लगा रहा है और अगर वो हक हलाल की रोज़ी ले जा रहा है अपने घर में और बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत जो घर से दे रहा है, वो ज्यादा कामयाब है बनिस्बत गवर्नमेंट जॉब। जबरदस्त। इसी के साथ आपके आने का भी बहुत बहुत शुक्रिया और मजन आपसे भी अब वक्तन फवक्तन हम मिलते रहेंगे। जी डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे जाते जाते? जी, पहली बात यह है कि फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ प्रोग्राम होना चाहिए पाकिस्तान में अगर तरक्की होनी है तो। बिल्कुल, क्योंकि देखें ये सिस्टम बना हुआ है कि जो एजुकेटेड लोग हैं वो या तो अमीर हैं, गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता, ऐसा ही है, सही है, और वो मजदूरी भी बेचारा नहीं कर सकता, घर भी नहीं चला सकता। फिर आप देखें मुआशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है। और हेल्थ के भी आप जितने हमारे हॉस्पिटल्स हैं
सरकारी आप देख लें, जो अमीर है वो तो इलाज करा सकते हैं और बाकी जो गरीब है वो बेचारा धक्के खा रहा है। गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी तबाह हाल है। बिल्कुल, यही फिर हमें 242 से उम्मीद है अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह। कामयाब करे और अल्लाह ताला फिर हम आपको बुलाएंगे कि जो निज़ाम खराब है वो आपने सही करना है। बिल्कुल। आपकी भी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं भी चाहूंगा इजाजत इस दुआ के साथ कि जहां रहिए खुश रहिए, खुशियां बिखेरते रहिए। सिर्फ एक दुआ के साथ इजाजत चाहूंगा कि हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम आपके बच्चों को एक रास्ता दिखाने की कोशिश करेंगे कि पढ़ना उन्होंने है, पैसा आपका खर्च होगा, लेकिन वो उस सिमत में जाएं जहां पर आपका और मुल्क का नाम रोशन कर सके। तो आपने हमारा साथ देना है। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि आप भी प्रोग्राम में हैं तो मोर देन वेलकम। मॉर्निंग डिलाइट बिल्कुल। सिर्फ आपके लिए है। मुझे, मेरी टीम को, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। तमाम गेस्ट का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान। जी, मेरा यही मैसेज होगा कि मेहनत करें जी, जान से मेहनत करें, तब तक करें जब तक आपको कामयाबी हासिल नहीं माशाअल्लाह। है। हिम्मत ना हारें कि ये ना सोचें कि मैंने तो ये किया, नहीं हुआ। एक सीढ़ी चढ़ने से कुछ नहीं होता। स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ेंगे, अपनी मेहनत से बढ़ेंगे और फिर मेहनत के बाद की जो कामयाबी होगी ना, उसकी खुशी ही अलग है। जबरदस्त। इसी के साथ चलते हैं हम, कल मिलते हैं नए चेहरे नई सुबह के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।